हाँ, प्रसाद साहब आ गए। अब इनसे शुरू करवा हाँ, देंगे। प्रसाद साहब को देखते ही मैं उनका चरण स्पर्श कर लिया बिना उनको हाँ बताए। हाँ जी बिल्कुल। जी। ये आज का कार्यक्रम तो बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। और आज के वक्ता जो है, मुख्य वक्ता, जाने एक बहुत बड़े विद्वान हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज इस महत्वपूर्ण विषय पर उनकी बातें सुनने का हम लोगों को मौका मिलेगा। बहुत ही आभारी है, सारे ग्रुप के लोग आभारी हैं उनके। तो थोड़ी देर तो हो गई है हमारे ज्वाइन करने में, माफ करेंगे, लेकिन अब और देरी ना करें। और अमिताभ जी भी अभी उन्होंने कहा कि शुरू कर दीजिए, तो बड़ी खुशी होगी हम सबको कि अब आप कोई बिना विलंब के आगे बढ़ वार्ता शुरू तो करें। सर मैं गुरु वंदना शुरू करता हूँ भट्ट साहब के सेवा, भट्ट साहब के सम्मान में। जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ये बोलो। गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भट्ट साहब अब सर शुरू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर वार्म वेलकम। सबको मेरा पुनः प्रणाम, और अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। और आज का टॉपिक जो है यह है डायबिटिक रिवर्सल। और डायबिटिक रिवर्सल, जैसा कि मैं साइंटिस्ट हूँ, तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं खुद पहले प्रयास करूँ और सफल हो जाऊँ, तभी इस पर लेक्चर दूँ। तो ये डायबिटिक रिवर्सल को मैंने पूरी तरीके से समझा, और ये समझ में आया कि जो टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज़ होती है, जिसको कि आप देख के भी बता सकते हैं बंदे को कि कौन सा डायबिटीज़ है। अगर बहुत मोटा है बंदा, बहुत फैटी है, बहुत वेट गेन कर रहा है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। नहीं, उधर से एक्सेप्ट करेंगे तो चलो। और टाइप 1 डायबिटीज़ उधर एक्सेप्ट करना तभी पड़ता होती है एंट्री जब देना ऑटो इम्यून कंडीशन हो। तो बंद कर दें। उधर से अमिताभ जी को बोलिए इंटरव्यू दे देते हैं। जी सर, चलें। हाँ चलिए तो चलिए। टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज़ होती है। तो सबसे पहले जो कॉमन लोगों को होती थी वो टाइप 1 होती थी, जिसमें काफ़ी एज निकलने के बाद ये चीज़ें होती थी ड्यू टू ऑटो इम्यून कंडीशन, जिसमें कि कोई ऐसी सेल बन जाती थी जो हमारे पैंक्रियाटिक सेल को खा जाती थी और उसको डैमेज कर देती थी। तो इस वजह से मोटापा बहुत ज़्यादा होता था। तो बहुत मोटे लोगों को अगर शुगर है तो वो हम देख के बिना टेस्ट के बता सकते हैं कि उनको टाइप 1 डायबिटीज़ होगी, और उनको इंसुलिन लेना पड़ता है। उनका डायबिटिक रिवर्सल बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास पैंक्रियाज ही डैमेज हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ये देखा गया है कि जो कम एज के अगर बंदे हैं, उनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो उनका डायबिटिक रिवर्सल पॉसिबल है। बाहर के लिए जा करके इससे कर। कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, कुछ ऐसी दवाएं हैं जिससे कि ये संभव आज की डेट में है, जो मैंने अपनी दवा में देखा है, जिम्निमा गोल्ड प्लस, जिसको मैंने बनाया है। और दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, जिसमें कि बहुत कॉमन है, आजकल बच्चों को भी हो रहा है, किसी भी एज के लोगों को हो रहा है। और इसमें लगातार वेट लॉस शुरू होता है, कभी-कभी वेट गेन भी कर लेते हैं, लेकिन वेट गेन वो बड़ा डेंजरस होता है। और इसमें पैरों में जलन,
हाथों में जलन, शरीर में कमजोरी, वीकनेस, थकान, ये बहुत सारे लक्षण इसमें आने लगते हैं। और वजन इतने तेजी से लॉस होता है इसमें कि थोड़ी दिक्कत होती है। या कभी कभी वेट लॉस अगर नहीं हो रहा तो वीकनेस बहुत होती है, पैर में दर्द बहुत होता है, तो तमाम तरह के लक्षण आते हैं, वीकनेस बहुत होती है। तो ये देख के पता लग जाता है कि डायबिटीज़ 2 है या डायबिटीज़ 1 है। तो डायबिटीज़ 2 को रिवर्स करना आज की डेट में आसान है। और इसमें कभी कभी क्या होता है कि आपका पेंक्रियाज भी होता है, इंसुलिन भी निकल रही होती है, लेकिन कुछ रिसेप्टर काम नहीं करते, जिसकी वजह से ज़्यादा जो शुगर बॉडी में बनती है डाइजेशन के बाद, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती या वो डिटेक्ट नहीं हो पाती। तो उसके वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ होता है कि इंसुलिन भी निकल रही है, लेकिन वो सेंसरी जो नर्वस सिस्टम है वो कहीं न कहीं डैमेज है, रिसेप्टर डैमेज है, तो इस वजह से ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन देने के बाद भी ये ठीक नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में नमस्कार सर, आ जाइए ना, अभी 12 बजे शुगर का हो रहा है। 12:35 तो हो गया लगता है। अभी तो हम हॉस्पिटल में ही मरीज देख रहे हैं। अच्छा, अभी हॉस्पिटल में। हाँ, आज मेरा ड्यूटी है तो वही हम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, थोड़ा देर में घर पहुंचेंगे तो भले जुड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज आप स्पेशल गेस्ट हैं। हाँ नहीं, वो तो हम देखे थे, लेकिन एक्चुअली आईसीयू का राउंड, पैलिएटिव का राउंड, ये सब लेते लेते टाइम लग जाता है ना। अच्छा 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 अच्छा, तो थोड़े देर के लिए भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चिंता करते हैं, अभी तो हाँ। पेशेंट देख रहे हैं। ठीक है, ठीक ठीक। जी, तो टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़ को समझने में कोई चैलेंज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों में अगर टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है तो काफ़ी मोटापा होता है, और वो तब होता है टाइप 2 डायबिटीज़ जब वो ज़्यादातर पिज़्ज़ा बर्गर, जो कि आजकल लाइफ स्टाइल है, खाते हैं, प्रोटीन लोग कम लेते हैं, बैलेंस डाइट कम ले रहे हैं, तो उसमें दिक्कत आती है। और खाना जब तक एंट्री नहीं डाइट, लेंगे फोनों से कीजिए तो चालू नहीं होगा। प्रॉपर डाइट भी बहुत ज़रूरी है, और एक्सरसाइज भी थोड़ी ज़रूरी है। तो लाइफ स्टाइल डिजीज प्रसाद साहब का माइक ऑन है, प्रसाद साहब माइक म्यूट कर लें। प्रसाद साहब का माइक ऑन है। हाँ ठीक है। तो थैंक यू सर, काफ़ी शोर आ रहा था, थैंक यू सो मच। तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। खाली ये इसकी डेफिनेशन समझ लें, इसको समझ लें तो आप खुद से डायबिटिक रिवर्सल कर सकते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ में रिसेप्टर खराब होता है, यहाँ सब कुछ सिस्टम सही है। जैसे कि पानी की टंकी हो, उसमें तार लगा हो, लेकिन स्पीकर पानी भरने के बाद भी आवाज़ ना आ रही हो, तो इसका मतलब है कि टाइप 2 डायबिटीज़ है। उसी तरह से जैसे कि पैंक्रियाज भी अच्छा है, इंसुलिन भी निकल रहा है, लेकिन शुगर को सेंस नहीं करने की वजह से शुगर बढ़ा रहता है। तो हमने जो मेडिसिन बनाई वो इसी पे रिसर्च करी काफ़ी कि वो रिसेप्टर को ठीक करे। ऐसी कोई, मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि कोई दवा नहीं है मार्केट में, मेटफॉर्मिन वगैरह जो दी जाती है उसका तो उल्टा ही एक्शन है, और 1 साल के बाद आदमी हॉस्पिटल जाएगा वो पक्का है, क्योंकि वो कई ऑर्गन तब तक डैमेज कर चुका होता है। तो और टाइप 2 डायबिटीज़ को जहाँ तक हमने समझा है, ये कॉमन है, 90% लोगों को है पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड इससे अफेक्टेड है। और इसका कारण क्या है कि जो तमाम तरह की अनहेल्दी डाइट्स हैं, मीट खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स है, स्नैक्स है, जितनी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, मैदे की चीज़ें हैं, चीनी की बनी हुई चीज़ें हैं। आप अगर देखेंगे तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो हम लोग बिल्कुल मना ही करते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में जो एस्पार्टेम मिलाते हैं वो चीनी से भी 800 टाइम मीठा होता है। तो बट नेचुरल है कि वो बच्चे अगर पीते हैं तो एक टाइम पे उनका ख़राब होना है सिस्टम, उनका सिस्टम। और जो सबसे बड़ा सिस्टम होता है लीवर, जो कि हर टॉक्सिक, जो भी हम खाना खा रहे हैं, एक तरीके से हम अगर मान के चलें कि वो जहर है, टॉक्सिक है, उसमें कंपोनेंट नहीं है, विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो ये जान लीजिए कि अगर हम ये भोजन ले रहे हैं तो लीवर प्रोसेस करके, और कभी कभी ऐसा जहर मिल जाता है कि जो लीवर को ही खा जाता है, लीवर को ही डैमेज कर देता है, और लीवर काम करना बंद कर देता है। तो अगर लीवर काम करना बंद किया तो धीरे धीरे कब्ज की शुरुआत होगी, धीरे धीरे पूरे बॉडी में टॉक्सिक कंपोनेंट्स जो इंडाइजेशन से हो रहा है, जो पाचक रस निकलने हैं वो नहीं निकलेंगे प्रॉपरली, जहर फैलेगा, ब्लड को कहते हैं दूषित ब्लड, वो जब इंडाइजेशन होती है, कब्ज रहता है, CO2 बहुत बढ़ती है,
तो ब्लड भी कहीं ना कहीं दूषित हो जाता है। तो ब्लड दूषित होने से बहुत तमाम तरह की बात की बीमारियाँ होती हैं, और डायबिटीज़ भी बात बढ़ने से एक प्रॉब्लम है। जब हम अनहेल्दी खाना, पुअर डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फूड खा रहे हैं जो कि पेस्टिसाइड जैसे बना मिला हुआ है सब्जियों में बहुत, और पेस्टिसाइड पे ही पूरी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। केवल 10% ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनिक फूड ग्रो करा रहे हैं और खा पा रहे हैं, या तो जो बहुत शौकीन है, किचन गार्डन वगैरह लगाया है, तो उनको मिल पाता है। अदरवाइज मैक्सिमम लोगों को ये टॉक्सिक कंपोनेंट ही खाने को मिल रहा है, और इसका परिणाम यह है कि आज मैक्सिमम लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है। तो एडल्ट्स में भी कॉमन है ये, बच्चों में बहुत कॉमन हो रहा है आजकल। अगर बच्चा आपको बहुत मोटा होने लगे, हाइट नहीं बढ़ रही है, और तो आपको इशारा मिल जाता है कि इसको डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है। और बहुत ज़्यादा अगर पिज्ज़ा बर्गर खा रहा है, मोटापा बढ़ रही है, और बार बार उसी चीज़ की डिमांड कर रहा है और चीज़ें नहीं खा रहा है, तो ये भी एक संकेत है कि टाइप 2 डायबिटीज़ की शुरुआत होगी। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कमजोरी होगी, शरीर केवल फूला हुआ रहेगा, तो किसी भी चीज़ में फोकस बच्चा कोई रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो आजकल उन बच्चों में जो 10th 12th में है, मैक्सिमम बच्चों को आजकल डायबिटीज़ के शिकार नज़र आते हैं। तो जो पेरेंट्स जागरूक हैं वो तो टेस्ट करा के उनका इलाज शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स जो इलिटरेट हैं या उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में, तो उनको पता नहीं लग पाता है कि इनका बच्चा बीमार भी हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो सकता है। आज इस पे चर्चा करेंगे कि अगर ऐसे बच्चे या ऐसे एडल्ट हो गए हैं तो उनमें क्या सिम्टम आ सकती है और कैसे उनको डायबिटिक को रिवर्सल करेंगे। आज का हमारा मेन मुद्दा यही है। कौन कौन सी दवाएं ले सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज ले सकते हैं, और कितना टाइम लगता है, कौन से खाना खाना चाहिए। इस पे तो खाने पे तो काफ़ी डिस्कशन मैंने किया है पिछली बार इसी माध्यम से। तो टाइप 1 का जो डायबिटीज़ है, जब पेंक्रियाज फेल है, पेंक्रियाज काम ही नहीं कर रहा है, तो आपको देखेंगे पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, बहुत प्यास लगना, प्यास तो खैर दोनों में लगती है बहुत ज़्यादा, पॉलीयूरिया भी होना, और फैटीग, मोटापा भी थोड़ा थोड़ा घेरता है इसमें, और काफ़ी वजन बढ़ने लगता है क्योंकि शुगर जमा होती है, शुगर को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो अगर मेटफॉर्मिन खाते हैं तो वो शुगर सीधे शुगर को डाइवर्ट करती है ब्लड सेल में। तो ब्लड सेल हमारे जीवन का आधार है, और 5 लीटर पूरी ब्लड होती है, उसमें आरबीसी 1.5 से 2 मिलियन तक होने चाहिए। तो अगर ये टूट के गिरने लगती है तो वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे विजन कमज़ोर होने लगता है, काफ़ी भूख लगी रहती है, और यूरिन जब यूरिनेशन के लिए पेशेंट जाता है तो चींटियाँ काफ़ी लगती हैं। तो ये भी एक सिग्नल है, एक सिम्टम है टाइप 1 डायबिटीज़ का। चश्मा बहुत मोटा लग रहा है तो टाइप 1 डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है बड़ों में। बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत ही कम होता है, क्योंकि अगर कोई ऐसी दवा नहीं लिया है जो कि हमारे ऑटोफेजी सेल्स को एक्टिवेट कर चुके हैं, जो ऑटो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर चुके हैं, जो अपने ही सेल को खा रही है, तो अपने ही पेंक्रियाज को डैमेज कर रही है। तो जो कोरोना का अटैक हुआ था उसमें देखा गया कि मैक्सिमम 90% से ऊपर के लोगों को डायबिटीज़ के शिकार हुए, क्योंकि कोरोना वायरस सीधे सीधे उस रिसेप्टर को डैमेज करता था जो इंसुलिन रिसेप्टर बोलते हैं इसको, और वो सेंस करता था शुगर के लेवल को। तो इसमें कुछ कॉमन मैचिंग सिम्टम ही हैं टाइप 1 की तरह से। एक एक्स्ट्रा सिम्टम हो सकता है कि कभी कभी बच्चों में बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, लेकिन इसका रिवर्स होता है एडल्ट्स में। एडल्ट्स में वेट लॉस बड़ा भयंकर होता है, तो वेट लॉस की समस्या होती है, तो इनको वीकनेस बनी रहती है, और जो भी खाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, उनका शुगर प्रॉपर बन नहीं पाता है, और रिक्वायरमेंट जो चाहिए बॉडी को 3000 से 6000 कैलोरी तक, वो नहीं मिल पाती है। तो इनकी सारी बॉडी सिस्टम को डैमेज करना शुरू करता है ये शुगर। पहले लीवर डैमेज अगर बहुत ज़्यादा है, फैटी लीवर जिसको बोलते हैं, तो ये अनकंट्रोल हो जाता है। इसका HbA1c 11 के ऊपर रहेगा, और शुगर का लेवल जो है 7 और 8 के ऊपर रहेगा। तो टाइप 2 डायबिटीज़ एक क्रोनिक इलनेस के रूप में भी ले रहे हैं आजकल, क्योंकि बंदा लॉन्ग टर्म में सफ़र करता है, और पूरे सिस्टम को
खुद से मैनेज करने आना चाहिए, तब ये जाके कंट्रोल होता है। किसी और के मैनेज करने से ये डिजीज़ कंट्रोल नहीं हो सकता। खुद को पता होना चाहिए कि हमें कब दवाई लेनी है, कब एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट लेनी है, क्या अवॉइड करना है। तो ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ हम कह सकते हैं, जिसमें कि हमारे खाने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होती है। तो खाने को मैनेज करना, अगर हम डायबिटीज रिवर्सल की बात कर रहे हैं तो हमें एक्सरसाइज को महत्व देना है, खाने को महत्व देना है, और जो चीज़ें पहले कहते थे कि खाओ, आज की डेट में लोग कहते हैं मॉडर्न नहीं है, गंवारों का खाना है। तो गंवारों का खाना नहीं था, वो सबसे बढ़िया खाना था जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बहुत सारे कंपनी लोगों ने अपना प्रोसेस्ड फूड बेचने के लिए ऐसे हमारे सिस्टम को, आयुर्वेदा को दुष्प्रचारित किया, हमारे खाने को दुष्प्रचारित किया, क्योंकि उनको मालूम था कि जब तक इनका खाना नहीं बिगाड़ेंगे, इनकी कल्चर नहीं अटैक करेंगे, तब तक यहाँ पे बेचना कुछ भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि हेल्थ पहला सिस्टम है, अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। तो जब सबका 90% लोगों को हेल्थ ही खराब है, तो वेल्थ तो वो होगा जो इसके बारे में डाइवर्ट कर रहा है, जो अपनी दवाएं चला रहा है, फिर भी ठीक चीज़ें नहीं हो रही है। तो इस मिशन के अंतर्गत मैंने एक लॉन्च किया है डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम, जो 6 मंथ का होता है, और कहीं आना जाना नहीं है, फ़ोन से ही हम उसको गाइड कर देते हैं। कुछ छोटी मोटी दवाएं लेनी होती हैं, डाइट कंट्रोल करना होता है, और कौन कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सी चीज़ें अवॉइडेबल है, ये चीज़ों पे हम ज़्यादा बात करते हैं। तो अगर हमको थोड़ा सा आयुर्वेदिक सिस्टम पता है, तो आयुर्वेदिक सिस्टम में जो कि बहुत ही पुराना सिस्टम है हमारा, जिसमें सुश्रुत थे, चरक थे, बागभट्ट जी थे, तो ये सारे लोगों ने जो प्रेस्क्राइब किया वो आज भी काबिल तारीफ है और आज भी एप्लीकेबल है, क्योंकि उसको फॉलो करके हम अपना टाइप 2 डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और ये मैंने किया है, मैंने अपना डायबिटीज़ ख़त्म किया है। साथ में और भी मेरे साथ जो मेरे को ट्रस्ट करते हैं, मेरी बात सुनते हैं, उनको समझ में आती है, तो उनके साथ भी मैं लगा हूँ, और जल्दी ही उनका भी रिपोर्ट मैं दे दूंगा कि कितने लोगों का डायबिटिक रिवर्स हुआ। तो बहुत सारे लिटरेचर को मैं देख रहा था, तो यूके के साइंटिस्ट का, अमेरिकन साइंटिस्ट का एक अलग अलग थॉट है जो मुझे बहुत ज़्यादा सही नहीं लगा, क्योंकि वो आयुर्वेदिक सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं, और वो क्लेम तो करते हैं, बट मैंने कहीं से भी उस चीज़ को एप्लीकेबल नहीं पाया। फिर भी मैंने कोट किया हुआ, टाइप 2 डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड इफ यू कैन लूज वेट रेडिकली। तो ये गलत है पूरी तरीके से, कि अगर आप वेट लूज करेंगे तो टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। बल्कि टाइप 2 डायबिटीज में ऑलरेडी वेट काफ़ी लॉस हो रहा होता है, और उसको रोकने की जरूरत है। तो इसको मैंने सिर्फ इसीलिए कोट किया कि मैं बताऊं कि इंटरनेट पे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो भी ज्ञान चल रहे हैं वो सारे फेक और फर्जी है। उसमें रोग को बढ़ाने की क्षमता है, ना कि रोग को रिवर्स करने की या घटाने की। और दूसरा, टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करना इसलिए आसान है कि रिसेप्टर डैमेज होता है। तो अगर किसी भी तरीके से हम रिसेप्टर को एक्टिवेट कर लें, जिसको इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं, तो ऑब्वियसली हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो आज हमारे पास ऐसी दवा है, सब भाग्यशाली है, जो हमारे एंशिएंट मेडिसिन थी उसके आधार पर मैंने रिसर्च किया, और कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो हमारे पेंक्रियाज को भी एक्टिवेट करती हैं, और हमारे इंसुलिन रिसेप्टर को भी काफ़ी तेज़ी से एक्टिवेट करती हैं। ये मैं देख रहा था, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब जगह इस तरह की बकवास बातें छपी हुई है कि आप इस तरह के एंटी डायबिटिक फूड लो, ब्लड प्रेशर डाउन रखो, पेरियाटिक सर्जरी करा लो। ये सारी बकवास बातें हैं, इससे कभी भी आपका रिवर्स डायबिटीज़ नहीं हो सकता है। किसी केस में हुआ होगा, लेकिन आयुर्वेदिक सिस्टम से गारंटी है कि इससे होगा। तो एक्चुअल में गोल क्या होता है? गोल ये होता है सारे सिस्टम का कि हमें ब्लड शुगर को नॉर्मल रखना है, जो कि नॉर्मल एज के हिसाब से चेंज होता है। बच्चों में जो 12th क्लास के बच्चे हैं, 18 साल के, 20 साल के, उनका जो रिकमेंडेड है वो है 100 mg पर डेसीलीटर, इतना होना चाहिए आपका शुगर लेवल। और इसको चूँकि कंपनियों को फ़ायदा कमाना है, तो उन्होंने पैरामीटर एडल्ट्स में भी वही रख दिया और एजेड में भी रख दिया, जो कि टोटली फॉल्स है। हमारी जो स्टडी कहती है वो कहती है कि 50 के बाद अगर कोई बंदा है तो उसका HbA1c अगर 6.5 है और शुगर लेवल उसका 220 के आसपास है तो वो नॉर्मल है।
क्योंकि इतना सर्वाइवल के लिए इतना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर शुगर कम कर देंगे, बॉडी के ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं। एलोपैथिक दवाएं वैसे भी बहुत सारे ऑर्गन को डैमेज करती हैं और वाइटल ऑर्गन को डैमेज करती हैं और खून भी गाढ़ा करती हैं। सबसे बड़ा ये है कि जब खून गाढ़ा होगा तो आपका HbA1c बहुत ज़्यादा आएगा, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। बहुत ज़्यादा खून गाढ़ा नहीं करना है, इसको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। और आयुर्वेदा क्या कहता है? आयुर्वेदा ये कहता है कि हम वात पित्त कफ का बैलेंस अगर कर दें, जो कि त्रिदोष, अगर तीनों दोष हैं तभी आपका डायबिटीज होगा। तो तीनों दोष को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा ये चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो एक बैलेंस, आयुर्वेदा बैलेंस की बात करता है, त्रिदोष को दूर करने की बात करता है, जो कि पूरे लाइफ को मेंटेन करती हैं। जो आजकल आए दिन हार्ट अटैक सुनने को मिल रहा है, चलते चलते, एक्सरसाइज करते हुए, रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, तो ये इस वजह से है कि शुगर में वो लापरवाही बरत रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाओं से परहेज करते हैं, उनको टैबलेट खाने की बहुत ज़्यादा आदत है, मेटफॉर्मिन पे डिपेंडेंट है। मेटफॉर्मिन तीनों ऑर्गन को, चारों ऑर्गन को डैमेज कर रहा है, उसमें किडनी, लीवर, पैंक्रियाज और कार्बोहाइड्रेट। तो वात पित्त कफ को बैलेंस नहीं करेंगे तो अचानक कोई भी घटना होगी। तो इसको पुनः से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस जितना लोग समझेंगे और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ताकि लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि जो आयुर्वेद कहता है, जो बड़ी रिसर्च की बातें हैं और आज भी वो सत्य साबित हो रहे हैं और उसको पूरा अमेरिका फॉलो कर रहा है आज की डेट में, आयुर्वेदा और योगा की प्रैक्टिस को, और हम उनकी छोड़ी हुई चीज़ों को अपनाने जा रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? तो आयुर्वेदा एक्चुअल में करता क्या है कि आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं तीनों चीज़ को कनेक्ट करती हैं, आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, जो मेटाबॉलिज्म को चलाती हैं, उसको कहते हैं फिजिकल यानी प्रकृति, स्पिरिचुअल यानी पुरुषा एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये तीनों को बैलेंस करती हैं ताकि आपका माइंड बॉडी साउंड हो। कि बहुत ज़्यादा एज होने पे बहुत ज़्यादा जो दवाई खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, और उनको भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है, वो कहीं सोचने लगते हैं, कहीं चले जाते हैं, उनका सेंस नहीं काम कर रहा है, इसलिए कि ये सारा दोष जो है त्रिदोष की वजह से है, जो बहुत सारी अंग्रेजी दवाएं खाने से हो। तो प्राइमरी गोल ही है आयुर्वेदा का कि हम 5 जो बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे बॉडी के, जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड वैक्यूम, तो इन सबों को अगर बैलेंस कर लें तो सारे दोष ठीक हो सकते हैं। उसमें क्रोनिक इलनेस डायबिटीज भी है। तो वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी दवाएं रिकमेंडेड हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे इसमें एंप्लॉयड होते हैं। और खाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम तामसी खाना खा रहे हैं तो हमारा सत्व गड़बड़ हो रहा है, दोष बढ़ रहा है और वो सीधा स्ट्राइक करता है माइंड और बॉडी पे। तो इक्विलिब्रियम बनाना है तो सात्विक भोजन खाना पड़ेगा, राजसी भोजन और तामसिक भोजन से दूर रहना पड़ेगा, और जो डाइजेशन को सही करना पड़ेगा। डाइजेशन से क्या होता है कि अगर डाइजेशन हो रही है प्रॉपरली तो उससे दोष उत्पन्न होंगे, क्योंकि वो जो अनपचा रस है वो एक तरीके से ब्लड में घुल करके जहर पैदा करेगा और उससे तमाम तरह के प्रॉब्लम होगी, जैसे यूरिक एसिड का बढ़ना, पैर में जलन होना और आर्थराइटिस का होना, भूलने की बीमारी होना, तो लीवर खराब होना, डायलिसिस पे जाना, ये सारा ब्लड में जो इनडाइजेशन है जहर मिलने के कारण हो रहा है। क्योंकि लीवर हमारा वो फैक्ट्री है जो किसी भी जहर को प्रोसेस करता है। और जैसे कार होती है तो हर 6 महीने पे हम सर्विस कराते हैं, लेकिन अगर आप किसी को बोलोगे कि आपने लीवर की सर्विस कराई है तो हर आदमी को इसके बारे में पता ही नहीं है, कोई बोलेगा ही नहीं कुछ, या बोलेगा इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो फैटी लीवर क्या होता है? फैटी लीवर कुछ नहीं होता है, जब हम बहुत ज़्यादा इस तरह के खाना खा रहे हैं जिसको जंक फूड की कैटेगरी में बोलते हैं, जिसको तामसी फूड की कैटेगरी में रखते हैं, राजसी फूड की कैटेगरी में रखते हैं, तो हमारा लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। अब लीवर की फंक्शन को कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि खराब हो रहा है फैटी लीवर को? तो SGOT SGPT टेस्ट होता है, इसको नोट कर लें। SGOT और SGPT लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं इसको करा के आप एग्जैक्टली एक आइडिया ले सकते हैं कि हमारा लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं। अगर लीवर किसी का बहुत बढ़िया फंक्शन कर रहा है तो आई एम श्योर, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि उसको मैं 6 महीने में
उसके डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर लीवर फंक्शन गड़बड़ है, आपका गाल ब्लैडर भी गड़बड़ है, तो इन दोनों के ही फंक्शन से हमारा मेटाबॉलिज्म शुद्ध होता है। तो त्रिदोष होगा तो अवश्य ही आपका गाल ब्लैडर भी खराब होगा, लीवर भी खराब होगा और पैंक्रियाज भी खराब होगा। तो इस सब को बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिससे बहुत सारे डिजीज़ अपने आप ख़त्म होने लगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट बेस्ड हैं चीज़ें जिसको हम यूज़ अगर करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो क्रॉनिक इलनेस के अंडर में आती है ठीक हो सकती है। जैसे अर्थराइटिस एक क्रॉनिक इलनेस है, लंबे समय तक बीमारी का कारण है, लंबे समय तक रहने वाला है, किसी भी दवा से जल्दी ठीक नहीं होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी दवाएं लेते हैं, लेकिन ठीक करने के लिए सिर्फ आयुर्वेदा है। लो बैक पेन, बहुत सारे लोगों को बैक पेन बना रहता है, ये भी क्रॉनिक इलनेस है, उनका जल्दी जाता नहीं है, लेकिन आयुर्वेद से ये भी ठीक हो सकता है। हाइपरटेंशन, सियाटिका, माइग्रेन, न्यूरोपैथी, पार्किंसन, थायराइड, लीवर डिजीज, डिस्मेनोरिया फीमेल्स में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन फीमेल में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अस्थमा, एलर्जी, एक्जिमा, डिप्रेशन, एंग्जायटी, ये सारे प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है आयुर्वेदा, जिसमें कि जड़ से ख़त्म करने की बात कही गई है। लेकिन लोगों को शौक होता है, दवा में भी चॉइस चाहिए, टेबलेट ही खाना है, तुरंत ठीक होने वाली दवा खाना है। तो आयुर्वेदिक में एक चीज़ समझना चाहिए कि आयुर्वेदिक धीरे धीरे काम करती है और आपके जितने डैमेज आर्गन हैं उनको रिपेयर करती है धीरे धीरे, और वो काम में लगी रहती है। अगर आज रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी दवाओं को तुरंत रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 1 साल के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा कोई नहीं जानता। आप शायद आईसीयू में हैं, कहाँ पे हैं कोई नहीं जानता, और बिना कारण के, सिर्फ ये ना समझे के कारण है कि हमने समझा नहीं त्रिदोष को, तो त्रिदोष बैलेंस नहीं किया और हमें प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। तो बहुत सारे रिसर्च इस पे हो रही, टाइप 2 डायबिटीज़ पे हमने भी आर्टिकल लिखा है, वो अंडर पब्लिकेशन है, उस पर जल्दी ही पब्लिश होने की उम्मीद है। और सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सल में, सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं वो 3-4 चीज़ें हैं। जैसे एक तो बहुत मोटापा अगर किसी को है तो उसको भूख बहुत लगेगी, वो बार बार खाना खाएगा और उसका वो कंट्रोल नहीं होता है खाना। तो एक तो सबसे बड़ी मुश्किल है। और खाने में भी क्या खाना, जैसे अगर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड और ट्रांस फैट खा लिया तो एक बीमारी है, उसका मोटापा कभी कम नहीं होगा। मोटापा नहीं कम होगा तो प्रॉब्लम होगी, और शुगर रिवर्सल में नहीं होगा क्योंकि आर्गन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाना, अल्कोहल आए दिन पीना, सिगरेट पीना, तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं न कहीं डाइवर्ट करती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं हमारा टाइप 2 डायबिटीज के रिवर्सल में। तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए कि मॉडरेट एक्सरसाइज करिए आधा घंटा डेली। बाबा रामदेव का चैनल सुबह सुबह आता है 5 बजे से 7 बजे तक फ्री का, उनके साथ ही एक्सरसाइज के लिए मैं जैसे करता हूँ, डेली उनका चैनल लगाता हूँ और अपना एक्सरसाइज करता रहता हूँ। तो एक तरीके से साथ मिल जाता है किसी का, जो घर में अकेले हैं, किसी के साथ नहीं है, टहल नहीं सकते, पार्क में जा नहीं सकते, तो घर में बैठे के लिए सबसे बढ़िया ये है कि एक हैबिट मेंटेन कर लीजिए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, टाइम शेड्यूल कर लीजिए, और खाने का भी टाइम शेड्यूल कर लीजिए। ऐसा नहीं किसी दिन 7 बजे खा रहे हैं, किसी दिन 10 बजे, किसी दिन 12 बजे। तो ये भी एक डायबिटीज़ को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। रिवर्स करना है तो टाइम खाने का फिक्स कर लीजिए, एक्सरसाइज का टाइम फिक्स कर लीजिए, और हमेशा ताज़ा खाना खाइए। कोशिश करिए कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं, सुबह पकाया शाम तक खत्म, बहुत ज़्यादा रखना है तो। और जब भी करें तो छाछ ले सकते हैं, बॉइल्ड चीज़ें ले सकते हैं, पोटैटो भी खा सकते हैं। पोटैटो मैंने सुना है डायबिटीज़ में लोग कहते हैं नहीं खाना चाहिए, मैं तो बहुत ज़बरदस्त खाता हूँ पोटैटो, लेकिन वेजिटेबल्स का रेशियो होना चाहिए इक्वल पोटैटो के साथ। कुक्ड वेजिटेबल करके खाएं, इसमें मिनरल बहुत है, विटामिन बहुत है, अमीनो एसिड बहुत सारे हैं, तो ये बाहर से दवा लेने की ज़रूरत कम पड़ेगी। और दलिया ले सकते हैं दूध के साथ, इसमें नहीं दिक्कत आती है डायबिटीज़ पे। मिलेट्स ले सकते हैं, मिलेट्स के प्रोडक्ट खा सकते हैं, जवार बाजरा खा सकते हैं,
जो कि हमारी पुरानी चीज़ें थी, ये काफ़ी हद तक आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये धीरे-धीरे पचता है। ये फास्ट डाइजेशन वाली चीज़ें नहीं है, ये टाइम लेके पचता है। दलिया के साथ दाल भी, दाल 5 तरह की दालों को मिक्स करके बना के खाएँ। चावल का उपयोग या तो मॉडरेट करें या कभी-कभी करें चावल को अवॉइड करना ही सबसे बेहतर है। एक्सरसाइज इसलिए करना ज़रूरी है कि न्यूरॉन्स में अगर ब्लड पंप नहीं होगी तो धीरे-धीरे स्वेलिंग होगी या उसमें दिक्कत आएगी और कभी भी सियाटिका उभर सकता है, कभी भी बैक पेन उभर सकता है। तो ये सारे सिस्टम को, बॉडी ऑर्गन्स को फिट रखने की ज़रूरत है और इसके लिए मॉडरेट एक्सरसाइज, बहुत हेवी नहीं, बहुत कम नहीं, घर में रह के कर सकते हैं, थोड़ा वॉकिंग कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग आजकल जैसे धूप बहुत ज़्यादा है तो बहुत ही मुश्किल है और बाहर में कुत्ते बहुत घूम रहे होते हैं तो किसी गली में तो वो भी बहुत मुश्किल पैदा करते हैं, कभी-कभी हमला भी कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इंडोर एक्सरसाइज बेस्ट है। और ओल्ड एजेड के लोगों को मैं कहता हूँ कि 50 के बाद जब आप हो जाएं तो फ्रिज से नाता तोड़ लीजिए। फ्रिज का कोई भी रखा हुआ चीज़ मत खाइए, क्योंकि फ्रिज उसकी जो फूड की फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको पूरी तरीके से ऐसे चेंज करता है कि वो जहर हो जाती है आपके लिए। बाकी जो नेचुरल सीजनल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसको खाइए। जैसे आम आया हुआ है तो लोग पूछते हैं कि क्या डायबिटीज़ में खा सकते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा यस, खूब आम खाइए, वाटरमेलन पीजिए, उसका जूस बना के पीजिए और जो भी सीजनल चीज़ें हैं उसको खूब खाइए, क्योंकि उसके ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होते हैं। आपके इंटेस्टाइन को, आपके लीवर को ये बहुत सपोर्ट करता है, बहुत हेल्प करता है डायबिटीज रिवर्सल में। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने का मन करता है इस टाइम पे, तो अवॉइड करना चाहिए। एक सुराही का पानी पीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, आपकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से बहुत सही होता है। तो अब हम बात करेंगे वो कौन-कौन से प्लांट हैं जिसको कि लेने से डायबिटीज़ थोड़ा कंट्रोल में हो सकता है और डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन सेफ रहेंगे। तो इसमें एक बिटर मेलन है, फेनुग्रीक है जिसको मेथी कहते हैं और आपका करेला है और जिमनेमा, टर्मेरिक, हल्दी खूब खाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं खा सकते। हमारे यहाँ जो हल्दी है 2 तरह की आती है, एक हल्दी होती है जिसमें कि करक्यूमिन बहुत कम होता है और एक हल्दी होती है दूसरी जिसमें करक्यूमिन बहुत लेवल अच्छा होता है। उसका थोड़ा-सा भी हल्दी खाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। बहुत ज़्यादा टर्मेरिक लेंगे अगर 25 ग्राम से ज़्यादा अगर ले रहे हैं पर डे, तो ये भी एक ज़हर का काम करता है। बाकी बहुत सारे और पौधे हैं, उनके फल हैं जो कि कहे जाते हैं कि ये आपको डायबिटीज़ एक्सेस लोड ऑफ शुगर से काफ़ी बचाते हैं। और करेला तो ऐसी चीज़ है, इतनी बढ़िया चीज़ है कि करेला का जूस अगर डेली पीते हैं तो बहुत सारी जो नेचुरल प्रॉब्लम है एक एज के बाद, 50 साल के बाद, जैसे पॉलीयूरिया होना बिना कारण के भी कभी-कभी बहुत यूरिन के लिए जाना पड़ता है या रीनल में कोई दिक्कत आ रही है तो किडनी में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी सही करने के लिए कभी-कभी बिटर मेलन, करेला वगैरह, वाटरमेलन भी हम खा सकते हैं। तो ये सारे यूरिनरी ब्लैडर को सफाई के लिए ही काम आते हैं। अब बहुत सारे रिसर्च में मैं देख रहा था कि बबूल के फ्रूट, करंज के बीज, ये सब भी कभी-कभी लेना चाहिए, इससे सिस्टम हमारा ठीक होता है। तो बहुत ज़्यादा करंज का बीज नहीं ले सकते क्योंकि इससे लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। और एक बहुत बड़ी रिसर्च देखी गई है कि क्रोमियम का लेवल अगर कम हो जाए बॉडी में तो इंसुलिन फेल हो जाती है, इंसुलिन काम नहीं करती है, जबकि इंसुलिन बॉडी में रहती है। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट सामने आए हैं जिसमें सिर्फ क्रोमियम को सप्लाई करके डायबिटीज़ को ठीक किया गया है और ख़ास करके टाइप 2 डायबिटीज़ को, क्योंकि उसमें हमने बताया इंसुलिन भी रहती है और पेंक्रियाज भी रहता है। तो क्रोमियम कहाँ से मिलेगा? क्रोमियम करंज के बीज में बहुत होता है और बबूल के जो हैं प्रोडक्ट, गोंद वगैरह है, उसके फ्रूट्स हैं, तो उसमें काफ़ी क्रोमियम होता है और बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें क्रोमियम बहुत ज़्यादा होता है और उसको बाहर से भी हम आर्टिफिशियल टैबलेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
तो आयुर्वेद मानता है कि जो रिवर्सल करना है, तो डायबिटीज को उन्होंने आयुर्वेदा ने 2 पार्ट में बांटा है। एक तो पैंक्रियाटिक लेवल पे काम करना और एक एक्स्ट्रा पैंक्रियाटिक लेवल पे काम करना। तो पैंक्रियाटिक लेवल पे जब हम काम करने की बात करते हैं तो उसमें ये सारे फूड वगैरह आ गए कि किस तरह से क्या हमने खा के मैनेज करना है। और एक्स्ट्रा पैंक्रियाटिक इफेक्ट मतलब अगर शुगर को कम करना है तो हम कैसे उसको कम कर सकते हैं अपने बाहरी एफर्ट से। और आयुर्वेदा का आपको बता दें कि सबसे बड़ा सूत्र है खाने का 100% पाचन। अगर पाचन जिसका है तो उसको कोई रोग नहीं हो सकता। अगर गैस्ट्रिक डाइजेशन अच्छे से हो रहा है तो उसको कोई रोग है भी तो वो ठीक होगा, उसकी एनर्जी कम है तो वो भी ठीक होगा, उसको वीकनेस है ठीक होगा, उसमें कहीं भी दिक्कत आ रही है किसी ऑर्गन में, हार्ट में पंपिंग की दिक्कत आ रही थी, एक इसके बाद पंपिंग इसलिए दिक्कत आ रही है कि हर ऑर्गन कमज़ोर हो रहा है, ऑर्गन को सपोर्ट चाहिए। तो ऑर्गन को सपोर्ट कैसे हम दे रहे हैं, तो ऑर्गन को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे जो आयुर्वेदिक सिस्टम है वो सपोर्ट करते हैं धीरे धीरे। आप 6 महीने तक कोई आयुर्वेदिक दवा खाते हैं, कोई फॉलोअप करते हैं, आप देखेंगे एक ऑर्गन तो ठीक हो रहा है, उसके साथ साथ 10 ऑर्गन और भी ठीक हो रहा है। जबकि एलोपैथी में उल्टा है, एक ऑर्गन ठीक हो रहा है, 10 ऑर्गन खराब हो रहा है। और ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा कि डायबिटीज होने का एक रीज़न जो सामने आया है वो इंग्लिश की दवाएं भी काफ़ी जिम्मेदार हैं। जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया, तो उस समय जो दवाएं चलती हैं वो डॉक्टर साहब हम लोगों के बीच में एम्स के डॉक्टर यूके बदानी साहब आ गए और एक्सपर्ट डॉक्टर एस.के. मिश्रा जी भी आ गए। डॉक्टर एस.के. मिश्रा जी भी आ गए। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और दोनों को बहुत, अभी तो ये बदानी साहब ऑपरेशन कर रहे थे उस बीच में आ गए। हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, डॉक्टर एस.के. मिश्रा जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग एलोपैथिक के बारे में भी ये सेशन के बाद इन लोगों से पूछेंगे। बदामी साहब को प्रणाम, मिश्रा साहब को प्रणाम, मेरी तरफ से भी अभिवादन स्वीकार। नमस्कार, प्लीज कंटिन्यू रखिए। ठीक है, कंटिन्यू रखिए, कोई जरूरी नहीं है, चलिए प्लीज कंटिन्यू। या तो जो मॉडर्न रिसर्च कहती है कि टाइप 2 डायबिटीज में जो रिसेप्टर की प्रॉब्लम आती है, जो इंसुलिन रिसेप्टर है, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है, जिससे पूरी मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रही है। ग्लूकोज यूटिलाइजेशन डिक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से कभी ओबेसिटी भी आ सकती है और ग्लाइकोजन सिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है और इंसुलिन का सिक्रेशन भी डैमेज हो रहा है। कहीं कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो लोग कहते हैं हमारा ब्लड कभी ग्लूकोज हाई होता है, कभी कम होता है। तो ये सारी रीज़न है रिसेप्टर के कारण, जो कि रिसेप्टर वायरस ने भी ख़राब किए, कुछ हमारे टॉक्सिक फूड ने ख़राब किए। तो कई रीजन्स हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के, जिसमें कि रिसेप्टर को मेनली देखा गया है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होता है और इसको रिपेयर करना टाइम रहते ज़रूरी होता है। अगर इंसुलिन रिसेप्टर किसी तरह से रिपेयर हो जाए तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स हो सकती है। और ये स्टडी बताती है कि 6 महीने कम से कम अगर हर्बल मेडिसिन लिया जाए, आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज़ किया जाए, तो रिसेप्टर धीरे धीरे रिपेयर होते हैं और ये जो फ्लैक्चुएशंस हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंट वाली प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं और एक नॉर्मल पाथ पे मेटाबॉलिज्म चलने लगता है, जिसकी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम लेक्चर के एंड में आ चुके हैं, जहाँ पे कि अब हम बात करेंगे कुछ प्लांट्स की जो कि रिकमेंडेड हैं कि इनको यूज करने से, रेगुलर लेने से हम अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। और बिटर मेलन जो कि हम जानते हैं काफ़ी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है, HbA1c को काफ़ी कंट्रोल करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को जो है उसको इंक्रीज़ करती है ताकि इंसुलिन काम कर सके, उस शुगर को डिटेक्ट कर सके। तो सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक इसीलिए कहा जाता है इनको कि सुबह अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हैं, डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम में है, तो बिटर मेलन कहीं से मिल जाए, उसका पाउडर मिल जाए और तो उसका 1 चम्मच यूज़ करने से काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम को कंट्रोल होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर दूसरा जिम्नोमा सिल्वेस्ट्रिया जो कि आयुर्वेदिक हर्ब्स है और काफ़ी कंट्रीज़ में ये रिच पाया जाता है। इंडिया का पार्ट नहीं है ये, लेकिन अब इंडिया में भी धीरे धीरे ये हर्ब्स ग्रो करने लगा है और फर्स्ट टाइम हमने इसको हाइड्रोपोनिक्स में भी ग्रो कराया, क्योंकि ये एक ऐसा हर्ब्स है जिसके
लतर निकलती हैं जो पेड़ों से लिपटता है, और इसकी लीव्स, स्टेम और रूट तीनों को माना जाता है कि ये शुगर कंट्रोल करने में बहुत बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। और ये पैंक्रियाज को रिपेयर करता है, इंसुलिन रिसेप्टर को रिपेयर कर रहा है, और इंसुलिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन एक दिन में नहीं करता, इसको 3 से 4 महीने टाइम लगते हैं। धीरे धीरे ये अपने एक्शन में आता है। सिनामोन, ये दो नाम दालचीनी रिपीट इसको कर बोलते दीजिए तो हैं। अच्छा है। ये दो नाम जी जी, एक एक दो जिम्नेमा नाम सिल्वेस्ट्री में कर रहा था, और एक बिटर मेलन की, है ना। तो ये दोनों जो है ये ऐसे हर्ब्स हैं जो आपको किसी भी तरह की डायबिटीज को रिवर्स करने में सक्षम है। कैसे सक्षम ये है, सर इनके मैकेनिज्म इस तरह बीटर से है। बीटर मिलन और वाटर मिलन दोनों दो चीज है क्या सर? हाँ हाँ, अलग चीज है। बीटर मिलन मेलन क्या? जो बिटर वाटरमेलन तो आपका पानी, उसमें साल्ट, विटामिन वो सारा ढेर सारा चीज होता है जिसको हाँ। कि आप ले सकते हैं। बिटर हाँ। मेलन जो करेले का जूस हम बोलते हैं, तो इसको अच्छा। एक कहीं कहीं नाम दिया गया है बिटर मेलन। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। इसका सेंस हमारा यही है कि हम करेले की जूस की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि इसको पाउडर फॉर्म में मिल जाता है और इसको यूज कर सकते हैं। इसका काफ़ी अच्छा रिसर्च रिपोर्ट है, कई लेबोरेटरी में इस पे काम हुआ है, और ये HbA1c से लेके इंसुलिन सेंसिटिविटी से लेके ये काफ़ी अच्छे लेवल पे काम करता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर 1 ग्राम से ज़्यादा हो जाए तो ये कई तरह की चीज़ों को प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देता है, कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, अकेले भी नहीं खा सकते इसको। कई कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स लेने से, जैसे त्रिफला, मेथी, दालचीनी और जिम्नोमा सिल्वेस्ट्रिया और ये करेला, ये सारी चीज़ का अगर मिक्सचर हो और 6 महीने तक अगर हम यूज़ करें एक प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और मैंने तो देखा है, मैंने अपने केस में मेरा अपना डायबिटीज़ ठीक हुआ है, जड़ से ख़त्म हो गया टाइप 2 डायबिटीज़। अभी मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ, मेरा शुगर एकदम नॉर्मल रहता है, 200 के बिलो रहता है, और HbA1c हमारा पहले 9+ था, अभी हमारा HbA1c 5.5 साढ़े 6 के बीच में रहता है। तो ये इसी का रिजल्ट है। मैंने कोई और मेडिसिन नहीं ली, मैंने सिर्फ फूड के सिस्टम को फॉलो किया। एक जो आयुर्वेदा की प्रैक्टिस है, खाने का सिस्टम है, नाश्ते का टाइम है, एक्सरसाइज है, और अपने बॉडी को फिट रखने का जो है, एनर्जी लेवल को मेंटेन करने का जो तरीका है, और क्या खाना है, मिनरल्स को ज़्यादा लेना है, विटामिन्स को ज़्यादा लेना है, प्रोटीन भी रूटीन में यूज़ करना है, कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम करके, और इन चीज़ों का अगर सेवन कर लें तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम। त्रिफला जैसे अगर बात करें तो त्रिफला एक ऐसी चमत्कारिक दवा है जो कि डाइजेशन, किसी भी तरह का अगर डाइजेशन है, इंडाइजेशन है, टॉक्सिक प्रोडक्ट बन रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है, तो इसको त्रिफला देने मात्र से ही 1 हफ्ते में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। त्रिफला लेने का तरीका इतना आसान है, इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं, इसको पानी के साथ ले सकते हैं। त्रिफला का रिजल्ट अलग है। त्रिफला अगर सुबह लेते हैं तो शुगर लेवल कम करेगा, त्रिफला अगर शाम को लेते हैं तो एनर्जी देता है, और त्रिफला के साथ और भी चीज़ें अगर मिला दिया तो उसका रिजल्ट अलग हो जाता है। तो ये इतनी चमत्कारिक दवा है कि जैसे इसका कॉम्बिनेशन चेंज किया, जैसे हमने जो दवा फार्मुलेट किया शुगर की, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमने डाला, और इसका रिजल्ट हमने चमत्कारिक देखा कि वो 3 से 4 महीने में आपकी एकदम नॉर्मल कर दे रही है आपका HbA1c और शुगर लेवल, और 1-2 महीने और दवा खाने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आप श्योर होकर बंद कर सकते हैं, आप कभी भी नापिएगा, शुगर लेवल आपका नॉर्मल रहेगा। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है, इंसुलिन रिसेप्टर की वजह से डैमेज है, या पेंक्रियाज थोड़ा सा डैमेज है, तो उसकी वजह से, क्योंकि ये इनका काम ही है, इनका चारों का, कि ये आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बूस्ट करेंगे और शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो एक रिकमेंडेड चीज़ें, 4 चीज़ें हैं रिकमेंडेड। बैलेंस डाइट, इसका नाम जरा रिपीट कर दीजिए चारों का प्लीज। हाँ, एक करेला, हिंदी में बोल देता हूँ। हाँ, करेला, जिम्नेमा को मुझे देखना पड़ेगा, सिनेमन है, दालचीनी जो कि चीनी की तरह मीठा होता है, इसको चाय में पी सकते हैं गुड़ के साथ,
और चाय में ही अच्छा लगता है। इसको खाने का सबसे बढ़िया तरीका है फेनुग्रीक मेथी कहते हैं। मेथी का सबसे बढ़िया असर है, शाम को भिगो दीजिए। हाँ, शाम को भिगो दीजिए। मेथी को कैसे खाया जाएगा? हाँ, शाम को भिगो दीजिए। इसको पाउडर फॉर्म में खा सकते हैं, इसको कोच के खा सकते हैं, इसका जूस बना के पी सकते हैं, इसको चाय के साथ डाल के पी सकते हैं। तो इसको खाने के अलग अलग तरीके हैं और प्रभाव सेम है, क्योंकि अगर मेथी खाते हैं तो आपका जो एक ब्लड थिनर का भी ये काम करता है। ब्लड शुगर को तो कंट्रोल करता ही है, ब्लड थिनर का भी काम करता है। हार्ट पे दालचीनी और आपके मेथी का बहुत बढ़िया पॉजिटिव असर है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को इमीडिएटली घटाना शुरू करता है। किसी भी तरह का अगर इंसुलिन रिसेप्टर खराब हो रहा है उसको बहुत तेजी से रिपेयर करता है। ग्लूकोज टॉलरेंस को लिमिट करता है कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बन रहा है तब भी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको कन्वर्ट कर रही है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है। तो इन सब सिस्टम को त्रिफला, मेथी, दालचीनी, करेला मिला के अगर आप लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव असर पड़ता है। लेकिन इसकी टोटल क्वांटिटी 1.5 ग्राम से 2 ग्राम से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुई तो ये जहर का भी काम कर सकता है और नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि पित्त को तो बहुत तेज बढ़ाता है। करेला अगर हम एक निश्चित क्वांटिटी से ऊपर ले लें तो पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि ये बहुत बिटर है और उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है। इसका सबसे पहले लक्षण ये होता है। लेकिन एक 0.5 mg के डोज में अगर लें या 1 ग्राम भी ले लें तो भी इसका पॉजिटिव असर होता है। एक करेला में अगर हम एक करेला लेकर के उसको चॉप करके मिक्सी में डाल के और अच्छे से छिला हुआ हो तो उसमें जो कंपोनेंट हैं वो निकल आते हैं पानी में। इसको बॉयल करना नहीं पड़ता, क्योंकि बॉयल करने के साथ ही इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, तो इसको बॉयल नहीं कर सकते। करेले की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। इसको तुरंत फ्रेश जूस के रूप में इसको सेंधा नमक डाल के आप ले सकते हैं। और ये कई चीज़ों को, जैसे प्रोस्टेट में भी काफ़ी अच्छा काम करता है, कैटरेक्ट में काम करेगा, आपके जो बीपी वगैरह है उसको भी काफ़ी अच्छे से रेगुलेट करेगा, ब्लड को भी गाढ़ा नहीं होने देता। तो काफ़ी इसका पॉजिटिव इफेक्ट है बॉडी में, जिसको कि हमें लेना चाहिए। और चूँकि अगर शुगर है तो पक्के से लेना चाहिए, और इसको लेते हैं तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन इसका डोज और इसको किस तरह से लेना है 2-3 दिन आप लेके देखें। अगर कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं है तभी कंटिन्यू करें। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कंटिन्यूसली शुरू हो जाती हैं इन सब लेने से। अगर उनको बहुत एसिडिटी बन रही है बॉडी में, इनडाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे बहुत संभाल के लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ये रिवर्स रिएक्शन शो कर सकता है। तो हर्बल मेडिसिन है ये एक तरीके से, जिनको कि पाउडर फॉर्म में किसी फॉर्म में भी लेते हैं तो अल्कोलाइड जो इनके होते हैं वो निकलते हैं, और उसका प्रभाव बॉडी पे कैसा पड़ता है वो देखने की बात हो जाती है जी। तो अब लास्ट पोर्शन पे आ चुके हैं। जामुन के बारे में। हाँ, जामुन के बारे में मैंने स्टडी किया। जामुन को एक्चुअल में कड़वाहट कम करने के लिए डालते हैं। ये करेले का जो कड़वाहट है इसको कम करने के लिए डाला जाता है। बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि बिटर मेलन की प्रॉपर्टी दूसरे तरह की है, तो इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए ही लोग कहते हैं कि जामुन और करेले का जूस पीजिए, बड़ा पॉजिटिव होगा। तो जामुन का बस इतना ही है कि इसकी प्रॉपर्टी को, इस करेले की प्रॉपर्टी को वो चेंज कर देता है बस। अच्छा। और करेले की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए एक और तरीका अपना सकते हैं। जामुन न डालिए, आप धनिया जीरा डाल दीजिए और सेंधा नमक डाल दीजिए, उससे भी काफ़ी इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अच्छा। हाँ, जामुन का ऐसा कोई रोल नहीं है, जो है रोल बिटर मेलन का है। और कई लोगों का काफ़ी मेडिसिन लेने के बाद भी जब कंट्रोल नहीं होता तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप डेली सुबह ये करेले का जूस पीजिए अकेले, तो इससे भी काफ़ी लाभ होता है। अच्छा, खाली जामुन खाने से फायदा होता है क्या शुगर में? हम लोग खाली जामुन भी खूब खाते हैं। हाँ, ये सोच के बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा।
जामुन का बीजा ड्राई करके उसका पाउडर वो भी उपयोगी होता है। हाँ वो भी बहुत उपयोगी होता है, लेकिन हम लोग जामुन के सीजन में, हाँ हम लोग जामुन के सीजन में जामुन खूब मंगाते हैं और जामुन खूब खाते हैं। जामुन फल के रूप में आपको मिनरल विटामिन बहुत देता है। अच्छा। मैंने कहा कि ये जो जामुन है, जामुन के बीज में वही क्रोमियम का लेवल थोड़ा होता है, क्रोमियम पाया जाता है। तो क्रोमियम कभी भी देंगे बॉडी में तो वो इंसुलिन को कंट्रोल करेगा, इंसुलिन को सिक्रीशन में हेल्प करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब रात जामुन को, के बीज का पाउडर। अच्छा डॉक्टर साहब रात को हम लोग ये तरबूजा, खरबूजा, जामुन और एक तो क्या खाते हैं, खीरा, ये सब चीज मिला के, पपीता, ये सब चीज हम लोग रोज नियम से खाते हैं। रात को रोटी भात नहीं खाते। बहुत बढ़िया। सेव फाइबर, ये फाइबर है, ये फाइबर है, मिनरल है। और आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा अमिताभ जी। ये ज्यादातर लोगों का शुगर बढ़ता ही शाम को है, और सुबह जब अच्छा। फास्टिंग और वो चेक कराने जाते हैं तो उस समय बहुत हाई रहता है, क्योंकि शाम का जो खाना है वो पूरी तरीके से शुगर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। बहुत कम या तो खाइए या तो नील कर दीजिए। और नील की थेरेपी में ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट है। आपका कभी भी शुगर कंट्रोल नहीं होगा, कभी भी आपके पैरों में जलन नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, उठते ही थकान नहीं महसूस होगी। ये सारा खाना, ऋषि मुनि क्या करते थे? ऋषि मुनि कौन सा शाम को कोई खाना नहीं खाते थे। शाम को जितने फ्रूट्स हैं, सलाद का आइटम है, ये सारे ही लेते थे। वो स्वस्थ रहते थे, 100 साल तक जीते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। रात में खाना एक्चुअल में जहर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कोई एक्टिविटी हमारी है नहीं। अगर हमारा लीवर भी ठीक नहीं है, गॉल ब्लैडर भी ठीक नहीं है, तो उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। जब डाइजेशन नहीं होगा तो जो रस निकलता है, जो हमारे को ऊर्जा देता है, वो जहर में कन्वर्ट होता है। ब्लड जो है, ब्लड को काफ़ी एसिड बना देता है इस तरह का इनडाइजेशन का प्रॉब्लम। और ब्लड अगर एसिड हो गया तो सुबह उठते ही बहुत कमजोरी, थकान, फिर से नींद आना, बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम को जन्म देगा। जी। ये आपका तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। शाम को अगर आप मील स्किप कर रहे हैं, मील छोड़ करके बस खाली फल, सेव, तरबूजा, आम खाइए। आम नहीं खाते हैं, आम एलोपैथिक डॉक्टरों ने मना किया है। मैं तो खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और ये लीची भी खा सकते हैं। लीची भी खा सकते हैं। अच्छा, लीची खाइए। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं कि 1-1.5 किलो खा गए, ये ध्यान रखिए। ना कोई भी खाना। अमिताभ जी, आई विल सजेस्ट बिज्जू आम बहुत गुणकारी होता है। बिज्जू आम उसका रस। अच्छा, बिज्जू आम, हाँ, पना बना के लोग पीते थे कच्चे आम का, वो भी बड़ा फायदा करता है। अच्छा। हाँ, रात को हम लोग फलहार करके रह जाते। हाँ, नेचुरल चीज़ों को ही फॉलो करना है। हमें पुराने सिस्टम पे ही लौटना होगा, तब जाके हम ये डायबिटीज की बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है। डॉक्टर साहब, आप मैंने सुना, ये ठीक सुना या गलत सुना कि शाम का नाश्ता उसको ना लें तो उससे ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा? हाँ जी सर, 100% सही सुना। शाम को लेना है आपको, सैलेड आइटम लेना है, पानी वाली चीज़ें लेना है, जैसे वाटरमेलन ले सकते हैं। पेट भरना है, पेट खाली रहेगा तो भूख लगी रहेगी। पेट भरना है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना, क्योंकि वो शुगर बड़ी नुकसान करती है। वो शुगर फ्लड कर जाती है ब्लड में, क्योंकि कोई एक्सरसाइज या कोई मूवमेंट नहीं है। तो रिजल्टेंट ये होता है कि सुबह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। जब उठते हैं तो बड़ी थकान लगी रहेगी और बहुत अकड़न बॉडी में महसूस होगी, फ्री नहीं होगा बॉडी, वो शुगर बढ़ने के कारण से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछ रहा हूँ कि डाइजेशन ठीक नहीं होना और इंसुलिन, इन दोनों में संबंध है क्या? इंसुलिन ले रहे हैं फिर भी डाइजेशन अगर नहीं ठीक है, हाँ, नहीं, इंसुलिन, क्या इंसुलिन
डाइजेशन को अफेक्ट करता है, या नहीं, नहीं, डायबिटीज जो है, क्या इंसुलिन का डायबिटीज जी डायबिटीज डज इट कॉज डज इट मेक द डाइजेशन स्लगिश? हाँ, अगर डायबिटीज है तो पहला अटैक ही डाइजेशन पे होता तो उसको इम्प्रूव डाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए, करना चाहिए? है। वो डाइजेशन खराब को इसलिए होता है कि लीवर खराब हो रहा है धीरे-धीरे, और लीवर अगर इम्प्रूव कर ले लीवर फंक्शन को, तो लिवर तो उसका कुछ बता सकते हैं कैसे? हाँ, लीवर फंक्शन को उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय है। उसको ठीक करने के लिए पहले तो जो पंचामृत चाय बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। जी जी दूध जी वाली चाय बताइए। बंद करिए। जी पंचामृत चाय में आपका दालचीनी डालिए, अदरक डालिए, काली मिर्च डालिए, अजवाइन डालिए। दालचीनी, अदरक, काली अजवाइन। मिर्च और अजवाइन, काली मिर्च और अजवाइन। हाँ, इतना चीज मिला के ये रात चार को- चीज जो है, पांचवा चीज पांचवा चीज थोड़ा सा चाय की पत्ती थोड़ा चाय की पत्ती। अच्छा, और गुड़ मिला सकते हैं इसमें थोड़ा सा हाँ, टेस्ट के लिए, क्योंकि कड़वी होती है ये चाय। इसको ब्लैक टी कहते हैं, मैजिक टी, वंडर टी है ये। ब्लैक टी, इसको यूएस के कई साइंटिफिक लिटरेचर में काफ़ी इसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, काफ़ी लोगों ने इसको काम किया है ब्लैक तो टी। इस आप सर्च तो करेंगे। ये इसको क्या इसको किस प्रोपोर्शन में, सभी इक्वल प्रोपोर्शन में? अदरक तो जैसे हम डालते हैं, थोड़ा ज़्यादा रहे तो अच्छा है। अजवाइन 2 चम्मच डालिए, इसका हाई होना ज़रूरी है अजवाइन का। काली मिर्च 1/4 स्पून, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा होगा। और काली मिर्च इसलिए डालते हैं क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में एब्जॉर्प्शन की बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई फूड डाइजेस्ट तो हुआ, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होती है उसका ग्लूकोज पूरा, तो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। जो डाइजेस्टिव फूड का ग्लूकोज है, उसके एब्जॉर्प्शन में जो हिंड्रेंस आ रही है उसको रिमूव करती है, जिसको कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंट कहते हैं। कि हाँ इंसुलिन को उपाध्याय ही साहब ज्वाइन करिए ना, शुगर का बड़ा अच्छा बता रहे हैं। तो इन पांचों तो डॉक्टर साहब, यहाँ मेरा एक सजेशन था। हाँ। तो एब्जॉर्प्शन के लिए तो नींबू बहुत जरूरी है अरे डॉक्टर राम। साहब। नहीं, नींबू जरूरी नहीं है, टमाटर से काम हो अच्छा जाएगा। अच्छा, और काली मिर्च चल ध्यान रहा है, रखिएगा, चल रहा काली है। मिर्च और अदरक, काली मिर्च, अदरक और अजवाइन हाँ, आप बिना किसी डिजीज के भी अगर पीते हैं डेली, तो ये आपको कभी हाँ। किसी रोग को जल्दी उत्पन्न नहीं होने देगा। ध्यान रखिएगा, कभी यूरिक एसिड नहीं पड़ेगा, कभी एब्जॉर्प्शन की समस्या नहीं आएगी, कभी हाँ। इंडाइजेशन की समस्या नहीं आएगी। आपका अच्छा अच्छा सारा अच्छा, सिस्टम क्लियर एंड स्मूथ रखेगा। हाँ सब चीज, हाँ, हाँ सब इसको चीज। ट्राई करके देखिएगा, और बहुत आपको अलर्ट रखेगा, बहुत एक्टिव रखेगा, बहुत लाइट फील कराएगा, आपको कभी भी भारी महसूस नहीं होगा। तो ये बड़ा वंडर टी है। इसमें मिल्क जैसे मिलाया, इसकी सारी प्रॉपर्टी खत्म, दूध नहीं मिलाना इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, दही, चूड़ा और गुड़ क्या मतलब नुकसान करेगा? दही, चूड़ा और गुड़ हाँ, खतरनाक कॉम्बिनेशन बना दिया है। अच्छा। नहीं, ये सुबह का नाश्ता तो मिथिला का ये पेटेंटेड है। जी जी बिल्कुल। लेकिन अच्छा उनके ये, लिए है जो स्वस्थ हैं। अच्छा उनके लिए जो स्वस्थ हैं। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ समझ दूध गए भी है, हैं। चावल भी है, गुड़ भी है, तो ये फ्लड हाँ, कराएगा। मतलब अगर कुछ नहीं ले रहे हैं पूरे दिन, तो ये इसी से काम चलेगा, ये कह सकते हैं। अच्छा और डायबिटीज ये के तो, लोगों में सतुआ सतुआ बहुत बहुत यूजफुल है। सतुआ को तो बांध लीजिए घर में। अच्छा सत्तू खा ले। हाँ, सत्तू में प्याज डाल के जैसे भी खा सकते हैं। हर तरीके से सत्तू दवा है आपकी डायबिटीज की। और डायबिटिक रिवर्सल में हम जो मेन फूड रिकमेंड करते हैं, तो भैया बहुत भूख लगी है क्या करें, तो सत्तू उसको बोलते हैं। जैसे सत्तू थोड़ा सा खाएगा उसका भूख शांत। दूसरा तो उसमें आप हाँ नमक डालोगे, हल्का सा काली मिर्च डालोगे, प्याज डालोगे या, और उसको मिला के जब खाओगे मिर्चा डालोगे आप, तो सही हो जाएगा। हाँ, देसी घी का बहुत बड़ा रोल है HbA1c को कंट्रोल करने में, ध्यान रखिएगा।
डॉक्टर साहब यहाँ आपको रोक रहे हैं, यहाँ पर A2 घी हम खा रहे हैं, इसलिए A2। अच्छा, देसी गाय का है ना? हाँ, गाय का है, A2 है, मार्केट में मिलती है, बहुत कॉस्टली है लेकिन मिलती है। अब हमारे यहाँ तो अमूल का हम यूज करते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, तब मैं आपको बहुत सम्मान के साथ बोल रहा हूँ, आप भी A2 घी खाइए, मार्केट में मिलता है, मैं फोटो खींच के भेज दे रहा हूँ। हाँ, क्या अच्छा। हमको ही भेज दीजिए। वो 2400 रुपए केजी आता है, हाफ 1100 में आता है, ऐसा ही है। जी। तो डॉक्टर साहब मेरी विनती है, आई एम योर वेल विशर, आप A2 घी खाना शुरू कीजिए, अमूल छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, भगवान आपकी आयु लंबी करे। थैंक यू। अच्छा झा जी, ये हम लोग पतंजलि का मंगाने लगे हैं आजकल, या तो अमूल का या पतंजलि का? नहीं, कोई अमूल पतंजलि दोनों गड़बड़ है। मतलब मैं इस फॉरम में बोल रहा हूँ, ऑफिशियली नहीं बोलता हूँ। A2 घी खाइए, A2 गाय की घी हार्मलेस है, रादर वो आपको हेल्प करेगी। अच्छा, ये मेरा अच्छा। मतलब आई एम डूइंग इट, मैं खुद कर रहा हूँ, मैं वही बोलता हूँ, अपने अनुभव से बोलता हूँ कि मैं कोई हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है। थैंक यू। अच्छा सर, डॉक्टर साहब, ये हम लोग खाना के साथ एक कटोरी सुधा वाला घी जरूर खाते हैं, दही जरूर खाते हैं। ये बहुत अच्छा, सुधा का दही। हाँ, ये तो आपकी आयु बढ़ाएगा। जापान में एक बार लोगों से पूछा गया कि आप लोग की आयु बढ़ाने का सभी 100 से ऊपर हैं, तो जापानियों ने यही कहा कि हम लोग अपने डाइट में डेली दही खाते हैं। ये दही बहुत अच्छी चीज है, ये तो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। अच्छा, ये रात को नहीं खाना चाहिए? नहीं, रात को नहीं खाना चाहिए, दिन में। हाँ, अच्छा, रात। और मैं महाभारत का दृष्टांत देता हूँ, महाभारत में भी उल्लेख है, यदि गहराई से पढ़ेंगे, 5 बजे के बाद दही नहीं खाना है। अच्छा। दुर्योधन 5 बजे के बाद रात में ही दही खाता था। हाँ। अब आगे कुछ नहीं कहेंगे, आप समझ गए होंगे। अच्छा, ओ, तो इसका कुछ बुद्धि पे भी असर पड़ता है, निगेटिव बुद्धि आती है? नहीं, मतलब ये बैड ओमेन है, खराब, अशुभ है। अच्छा, कभी कभी हम लोग दही बड़ा रात को खा लेते हैं। नहीं, कभी कभार ठीक है, कभी कभार के लिए एक एक्सेप्शनल केस ठीक है, लेकिन नॉट रेगुलर। अच्छा, हाँ, बहुत बात जानने को मिला, बहुत सारा चीज। अब तो दही चूड़ा नहीं खाएंगे, दही चूड़ा गुड़, हाँ, नहीं खाएंगे, जिससे शरीर खराब हो क्यों खाएंगे, या रात को दही नहीं खाएंगे। ये सब चीज सीखने को मिला। और ये पंचामृत चाय, अजवाइन, काला वो क्या, गोल मिर्च, तो सर यहाँ पर मेरा सजेशन है, डॉक्टर साहब के सामने बोल रहा हूँ, दही चूड़ा के बदले में सर रोटी दही गुड़ खाइए, ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं भी बहुत अध्ययन करता हूँ, अब मैं रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ। रोटी दही और गुड़ ये आपका बहुत ही अच्छा है, लिवर के लिए भी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी, सब ऑल पर्पस। थैंक यू सर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पोटैटो खा सकते हैं, लेकिन पोटैटो मना किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है। सर, बैलेंस बना के खाना होता है। अगर आप बहुत ज्यादा पोटैटो रिच ही सब्जी बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उसमें प्रोपोर्शन आप 3:1 का रखिए, 3 वेजिटेबल्स हो आपकी, 1 रेशियो में आलू पोटैटो। पोटैटो लेने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अगर एक पार्ट उसका ले रहे हैं। और शकरकंद ये तो बेस्ट है, बहुत अच्छी चीज है। 1 ले सकते हैं, 2, 3, 4 नहीं ले सकते। अच्छा, दही शकरकंद या दूध शकरकंद बहुत अच्छा लगता है। दूध शकरकंद या दही। आलू में एक चिप्सोना वैरायटी आई हुई है मार्केट में, अगर वो मिल जाए तो बेस्ट है शुगर के लिए, क्योंकि उसमें जो स्टार्च का, एमाइलोपेक्टिन का लेवल है वो बहुत हाई है, जो कि एक तरह से बहुत धीरे डाइजेस्ट होती है। तो वो तो मैं सर एक बार फिर बोलिए तो कौन वैरायटी बोले सर? चिप्सोना वैरायटी।
चिप्स सोना चिप सोना। हाँ, उससे चिप्स बनते हैं, चिप्स वाली वैरायटी। अच्छा अच्छा। बड़ा क्रिस्पी होता है। तो इसको कोका कोला कंपनी इधर लुधियाना में इस वैरायटी को काफ़ी प्रमोट किया, और इधर सबसे हरियाणा, पंजाब और मेरठ बहुत ज़्यादा ये ग्रो कराया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी लोग इसी पर्पज से ग्रो कराने लगे, प्रॉफिट से। हमारे बीच में बहुत दिन बाद हमारे विशेषज्ञ और बहुत अच्छा, जिनका बहुत डिमांड है हमारे वेबिनार ग्रुप में, भट्ट साहब का भी है और डॉक्टर एस.के. मिश्रा साहब का भी है। एस.के. मिश्रा साहब, हम आपको भी सुनना चाहेंगे। डॉक्टर एस.के. मिश्रा, एस.के. मिश्रा साहब, एस.के. मिश्रा साहब, डॉक्टर एस.के. मिश्रा जी, आपका क्या व्यू है डायबिटीज रिवर्सल के संबंध में? कुछ शब्द बोलें डॉक्टर एस.के. मिश्रा। डॉक्टर एस.के. मिश्रा साहब आए हुए हैं, प्लीज कुछ बोलें। हाँ, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है। एस.के. मिश्रा साहब को यहाँ पर स्विमिंग कंपटीशन में 3rd प्राइज भी मिला है। अच्छा, बहुत बढ़िया। यंग लगते हैं। हाँ, बहुत आज बहुत क्या है? हाँ, आज बहुत तो स्मार्ट लग रहे हैं लालगंजी में। अरे नहीं। ये तो खैर ठीक है, शरीर ठीक चल रहा है अभी। ये मिला है मेडल। हाँ, वाह, बधाई हो सर, बधाई हो। आप लोग तो दोनों आज बहुत मेडल के लायक हैं। हाँ। नहीं, शरीर का ख्याल रखते हैं, कोशिश करते हैं। तो और ये इस तरह की वार्ता तो बहुत अच्छी होती है, और सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा भी। अब यह है कि मेरी जो विद्या है इससे थोड़ी सी अलग है, तो मैं इसके बारे ज़्यादा जानकारी रखता नहीं हूँ। हाँ, अगर मेरी विद्या से संबंधित अगर कोई सवाल हो तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगा, लेकिन इसमें मेरी जानकारी नहीं है और मैं इसमें बिल्कुल एडवेंचर करना भी नहीं चाहता हूँ। डॉक्टर साहब मिश्रा जी, मुझे एक डाउट है, उसको क्लियर करना है जी। मैं टाइप 2 डायबिटीज तो है जी। इंसुलिन लेते हैं 20 यूनिट राइजोडेक का सूप में लेते हैं खाने के पहले जी। और शाम को शॉर्ट एक्टिंग 4 यूनिट नोवा। पूछना ये है, कभी कभी मन नहीं करता है खाने का, बिल्कुल मन करता है कि स्किप कर जाएं रात का खाना, तो इसका क्या, अगर हम स्किप कर जाते हैं इसलिए कि अच्छा नहीं लग रहा है, खाने को मन कर रहा है? नहीं, देखिए, ये तो ऐसे ऑफ हैंड इस पर कुछ कमेंट करना ठीक नहीं है। आपके सारे रिपोर्ट अगर देख लूं तो मैं कुछ बता पाऊंगा, लेकिन ऐसे इन जनरल शॉर्ट एक्टिंग आप तभी लें जब आप खाना खाते हैं, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है तुरंत आपका शुगर कम करेगा। तो अगर आप खाएंगे नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, आपको चक्कर भी आ सकता है। राइजोडेक जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है, तो वो आपको काम करता रहेगा, लेकिन आपको खाने का मन करना और नहीं करना ये डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। आपको एक डिसिप्लिन लाइफ में चलना होगा, जिस पर हम लोग सभी कोई सहमत हैं कि डायबिटीज इज अबाउट 4D: डाइट, ड्रग एंड डिसिप्लिन, दैट इज डायबिटीज। तो अगर आप देखेंगे तो डाइट और ड्रग जो है, ड्रग मेरे हाथ में है, डाइट और डिसिप्लिन आपके हाथ में है। तो 2/3 इलाज तो आपको खुद ही करना है। अब इसमें अगर आप बोलेंगे कि मन नहीं करता है, मन करने की उम्र आप जा चुकी है। 40 के पहले आपको जो खाना है आप खाइए, जो उत्पाद करना है कर लीजिए। 40 के बाद जो हम बताएं वो खाइए और जैसे बोलें वैसे रहिए। तो ये मन का तो छोड़ दीजिए, अब आपको जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीने की उम्र चली गई है। और जो खाना है उसका एक डाइट चार्ट आपको बताया गया होगा, उसको नियम से पालन कीजिए। जैसे सांस लेते हैं, चलते हैं, पेशाब पैखाना करते हैं, वैसे ही खाना भी खाना है। और उसमें मन करने का और नहीं करने का इस चक्कर में पड़ेंगे, अगर शुगर कम हो जाएगा तो फिर आप गिरेंगे, चोट लगेगा। और बार बार शुगर कम होना हम लोग अच्छा नहीं मानते, उसमें ब्रेन डैमेज भी होता है। तो मेरे समझ से एक डिसिप्लिन लाइफ में रहिए, मन ना भी करे तब भी आपको जो प्रिस्क्राइब डाइट है वो आप जरूर खाइए, और डाइट आपको जरूर बताया गया विद परमिशन ऑफ डॉक्टर संतोष एंड डॉक्टर भट्ट,
जी सर। प्रसाद साहब, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब आप खाना जी। खाते हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये स्पिरिचुअल है, ये कोई दबा हुआ वाला चीज नहीं है। यू हाँ, बोलिए जस्ट ना। प्रे माता अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा तुमने हमें भूख भी दिया है, भोजन भी दिया है, प्यास भी दिया है, पानी भी दिया है, मेरे भोजन और पानी को मेरे खाने लायक बना दो। इतना ही बोलना है, मन ही मन बोलिए ना, हम कहाँ बोल रहे, कोई हम संस्कृत का श्लोक नहीं बोल रहे हैं। यू नहीं, प्रे बात- माता अन्नपूर्णा, शी विल हेल्प यू। थैंक यू। 100%। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनाज- धन्यवाद। मैं करता तो अनाज हूँ, को सम्मान होना लेकिन इस मेहनत में करना ज्यादा अच्छा है। ये क्या, हाँ, ये हम एक जगह माने सेंट जोसेफ में पढ़ाने गए थे, तो वहाँ भी देखा कि सब लोग खाना रख करके सबसे पहले सिस्टर लोग पूजा की, खाना को और देने वाले को धन्यवाद दिया, और धन्यवाद देने के बाद क्रिश्चियन लोग भी इसको अपनाते हैं। और हम पंचगनी गए, वहाँ पर भी देखा कि अन्नपूर्णा देवी और खाना बनाने वाले लोगों की पूजा करके ही लोग खाते हैं कि आपका दिया हुआ प्रभु हम खाते हैं, अपनी शक्ति से हमको खाने का ताकत ही नहीं है। मेरे सामने खाना रखा हुआ है लेकिन हम खा नहीं सकते। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो आज नागेश झा जी ने कहा है। ये हम रोज करते हैं। और हमारे डायरेक्टर जनरल थे बीके सिन्हा साहब, वो और हम एक ही साथ लंच करते थे। तो कितने भी बड़े मंत्री आ जाएं, खाने के पहले अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करके, प्रार्थना करके और भोजन को प्रणाम करके तब हम लोग खाना खाते थे। ये बहुत बड़ी बात नागेश झा जी ने कहा है, और ये हम अपने जीवन में हमेशा करते हैं। बिना भगवान को चढ़ाए पानी भी नहीं पीते हैं। अमिताभ जी, और हम उसमें एक ऐड कर दे रहे हैं, जो खाना खाते हैं उसको हाथ में पानी लेके एक बार चारों तरफ घुमा दीजिए क्लॉकवाइज, नंबर 1। अच्छा, और एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ, कामाख्या देवी में XYZ लोग गए थे, कामाख्या देवी उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दी। कामाख्या देवी भी, मतलब आई एम सैल्यूट हर, मैं एकदम ये सच्ची बात बोल रहा हूँ, जब तक माता आपको परमिशन नहीं देगी आप उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार माता अन्नपूर्णा को ध्यान करने से, परमिशन ले लेने से आपको जो खाना नहीं करने का मन करता है वो अपने आप करने लगेगा। थैंक यू। बहुत, लेकिन झा जी एक एक सेकंड में एक हम तो कामाख्या मंदिर कई बार गए, आसाम में कोर्स कराने गए, एक एक सेकंड में एक एक बकरा, एक एक भैंस काटते हैं। ये कहाँ तक उचित है? ये वहाँ का ये धार्मिक अनुष्ठान है, उसमें मैं आई सैल्यूट कामाख्या देवी, मैं इसके अगेंस्ट नहीं बोल सकता हूँ। मैं रादर उस देवी पर बहुत आस्था है मेरी। ये हमारे गांव में भी हमारी देवी है, वहां भी बकरा का चढ़ता है, तो हम देवी देवता के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं। ये रिचुअल है सर, और हम इस पर अधिक क्या बोले। कामाख्या जी को बहुत कुछ चढ़ता है, मछली चढ़ता है, मैथुन चढ़ता है, ब्ला 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 ब्ला, ये सब चीज, कबूतर वगैरह सब चढ़ाते हैं। टू ट्रस्ट तो ट्रस्ट, यदि आप उनको मानना है तो उनको ऑबे कीजिए। बस इस पर हम उनके अगेंस्ट में नहीं बोल सकता। मैं अगेंस्ट में नहीं, लेकिन थोड़ा सा पूरा नहीं, हम उसका क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। ये धर्म, ये रिचुअल है सर, इसको आपको करना पड़ेगा। हाँ, पूरा खूनो खून भरा रहता है। काली घाट में भी देखा कलकत्ता में। सही कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। और अब अभय कृष्णन साहब कुछ पूछेंगे राजस्थान से। अभय कृष्णन साहब कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ बोलेंगे? अभय कृष्णन जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा जानने को मिला हम लोगों को। अभय कृष्णन जी, अभय कृष्णन जी जो, हाँ सर, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही अपने आप में क्या बोल सकता हूँ, बहुत ही बेहतरीन जानकारियां थी। वैसे तो लोग बहुत सारे डॉक्टर अपने आप ही बन जाते हैं, उनको ये से डॉक्टर बनो, उनका सर ने जो चीज बताई बहुत अच्छी चीजें बताई सर। कामाख्या माता की बात हो रही है सर,
मैं यहाँ पे था उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का माइंस है, जिसको कि जावर माइंस बोलते हैं। तो वहाँ पे 2 साल था। माइंस से 2 किलोमीटर एक जावर माता है। तो जावर माता का वहाँ पे मुर्गा छोड़ा जाता है, उसको कोई खाता नहीं है। तो वहाँ की धार्मिक अनुष्ठान सर, मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि जो जानकारी इन्होंने चाय में पीने की जो बात की, वो मिर्च मिला के और भी कई सारी चीजों को मिला के, मैं तो आज से ही उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दूंगा। कम से कम दिन भर में 1 कप तो जरूर पीऊंगा, क्योंकि हम वो कंस्ट्रक्शन लाइन का आदमी है, तो दूध की चाय कॉफी सब ज्यादा हो जाता है, तो इसको अवॉइड करूंगा। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि कम से कम दालचीनी इसमें बहुत वाइटल है। आई एम सीरियस। जी सर। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा सर, थोड़ा सा इतनी अच्छी जानकारियां मेरी शुगर पे, थोड़ा थायराइड के लिए भी से स्टार्ट कीजिए सर, क्योंकि थायराइड आजकल सर थायराइड के कॉमन लिए सर बीमारी मैं बन गई एक है। लाइन बोल दे रहा हूँ मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूँ बाय द वे, डॉक्टर लोगों के भी सामने बोल रहा हूँ। यदि थायराइड आपका मार्जिन पर है, बहुत कम है, तो उसका थायराइड का दवा खाना मत शुरू कीजिए, नहीं तो जिंदगी भर खाना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर कि मैं खुद से उससे ग्रसित हूँ, इफेक्टेड पर्सन हूँ। अब पिछले 8 साल से दवाई खा रहा हूँ, 9-10 साल से सर। हाँ, जब बात देखिए, तो अब फिर मैं बोल रहा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आप जब दवा खाना शुरू कर दिए हैं तो आपको जीवन भर खाना पड़ेगा। ये अब दिस इज माय अगेन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई हैव गॉट फ्रेंड्स इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, और मैं बहुत गहराई में बहस करता हूँ दोस्तों से भी, डॉक्टरों से भी, तब मैं कुछ बोलता हूँ। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। थैंक यू। एक्चुअली हुआ क्या था सर कि मैं अपना वेट मेंटेन करता हूँ 62 to 65। अब मैं नागपुर में था तो अचानक से मेरा वेट हो गया 85, 87, 92 विथिन द 25 डेज। वहां मुझे पता चला कि नहीं, मुझे थायराइड काफी तेजी से शुरू किया। इसे मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैसी दवा हो तो बताएंगे, जिससे कि इस चीज से पीछा छूटे। और अगेन मैं नमस्ते बोलूंगा डॉक्टर साहब को। सब बहुत अच्छी जानकारी रही, जो कि पार्ट ऑफ लाइफ है। ये जानकारी को अपने साथ हमेशा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा डॉक्टर साहब, तो थायराइड के लिए अभी अभय कृष्णन साहब कोई दवाई पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या आयुर्वेदिक दवा है? थायराइड के सर अभी इसमें मेरा बहुत जानकारी नहीं है, इसको किस आयुर्वेदिक दवा से कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। इसी ग्लैंड को सिक्रीशन कराने में एक जो कॉमन दवा है वो त्रिफला गुग्गल, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड। हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड को किसी को भी अगर सिक्रीट कराना है, ठीक करना है, कोई भी बॉडी में हो, तो त्रिफला गुग्गल मैं डॉक्टर साहब को भेज सकता हूँ, मिश्रा जी को, और इससे लाभ हो सकता है। लेकिन आई एम नॉट श्योर। ये रिपोर्टेड है कि इससे ठीक हुआ है थायराइड और एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। मेरी हाँ इतनी ही जानकारी है। जोशी जी क्या बोलेंगे? जोशी जी लखनऊ से उमेश चंद्र। डॉक्टर भट्ट साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छी सर आपने टॉक आज डिलीवर की, और शुगर रिवर्सिबल डायबिटीज, तो एक बहुत 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 अच्छी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने दी। और जैसा आपने कहा कि बहुत सारे हमारे एलोपैथिक इलाज हैं, जो मेडिसिन है, इनका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट रहता है, और आज हम ले रहे हैं वो हमारा क्योर हो जाता है एलिमेंट, लेकिन कब उसका दुष्परिणाम दिखाई देगा नोबडी नोज इवन। लेकिन जो हमारा आयुर्वेद है उसके अंदर समय जरूर लगता है, लेकिन जो ये बीमारी है उसको जड़ से समाप्त करती है। तो बहुत अच्छा डॉक्टर साहब का आज टॉक रही, और मैं समझता हूँ कि अब आज वेस्टर्न कंट्रीज भी जो है वो स्विच ओवर कर रहे हैं अपने सारे ट्रीटमेंट आयुर्वेदास पे, और आयुर्वेद के जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनकी विदेशों में बहुत डिमांड्स है, चाहे वो हमारे मेडिसिन के रूप में लेते हैं, चाहे एक डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं।
तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा हमें बताया। और सर आपसे एक प्रश्न है डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल जो है हर आदमी हबड़-धबड़ में रहता है, फोकस नहीं करता ना अपने खाने पे, ना एक्सरसाइज पे। तो जो ये एनर्जी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या जैसे जी रेड बुल्स वगैरह, एनर्जी फ्लूइड्स वगैरह ले रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है सर? डॉक्टर भट्ट जी साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। रेड बुल में अगर आप देखें तो निकोटीन जो कि प्रोहिबिटेड अमाउंट है उससे 100 गुना ज़्यादा है। अरे माय गॉड! इस अच्छा पे सर, अच्छा। मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में जब मैं था जी। 2007 में, हुँ। तो वहाँ पे उस टाइम पे आई हुई थी रेड बुल की कंपनी और बच्चों में फ्री बाँटा जा रहा था। और काफ़ी बच्चे जो है काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे और डांस कर रहे थे और जब गिरे तो 2-4 बच्चे बेहोश भी हुए। तो हम लोगों का ध्यान इस तरफ गया कि कुछ बच्चे बहुत ही कैसे बेहोश हो गए, इसको 2-3 पीने के बाद गए। तो हमने उसकी एनालिसिस किया और पता लगा कि इसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा है और एस्पार्टेम नाम की सिंथेटिक शुगर डाली गई है और जो कि बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, जो चीनी से भी 800 गुना ज़्यादा मीठी होती है और उसका कोई लेवल ही नहीं था। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 40% 50%, इतना भयंकर वो एस्पार्टेम डाला था, जो कि रिकमेंडेड होता है 1 लीटर में 1 ग्राम से भी कम एस्पार्टेम होना चाहिए था। वो मुझे लग रहा था उन्होंने 5 टू 10 ग्राम डाला था। तो वो रेड बुल जब बैन हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ में, एक यूरोपियन कंट्री नहीं, सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में बैन हुआ, तो उनका बिज़नेस चल पड़ा इंडिया में। तो आप समझ अच्छा सकते हैं सर, कि वो अच्छा, किस अच्छा। लेवल में और कितना लाभदायक है और कितना नुकसानदायक नुकसानदायक है। ही है सर उस वास्तव में। हाँ, उससे अच्छा आपका गन्ने का जूस है। उसमें अच्छा नींबू सर। लीजिए, पुदीना लीजिए और वैसा ही एनर्जी नेचुरल एनर्जी, तो नेचुरल एनर्जी ड्रिंक के नाम से मैंने एक पेटेंट कराया था 2008 में, अच्छा सर। जो कि हम लोगों ने इसी तरह का फॉर्मुलेशन किया था कि भैया रेड बुल से अच्छा ये चीज़ है, कहीं कोई डैमेज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई निकोटीन नहीं और आपको जितनी एनर्जी चाहिए थकान होने पे उतनी सफिशिएंट मिल जाती है। और एक चीज़ बता दूँ कि डायबिटीज़ के लोगों को शाम को थकान बहुत होती है। तो उस पे भी हमारा एक ऑब्जर्वेशन है कि 1 कप दूध का चाय पी सकते हैं शाम को, क्योंकि कोई भी थकान अगर बहुत एक्सेस लेवल में है, उसको मिटाने के लिए मिल्क आपको रिलैक्स कर सकता है। तो मिल्क की चाय 1 कप लेने से कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं है। गुड़ की चाय हो, अदरक हो उसमें और उसमें दालचीनी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वो पंचामृत सारी चीज़ें डालते हुए दूध भी डाल सकते हैं एक टाइम, तो उससे नुकसान कोई नहीं होगा। ब्राउन शुगर कैसा होता है थकान डॉक्टर जाए। साहब? ब्राउन शुगर में ब्राउन शुगर वही है जो पाउडर होता है गुड़ का, वही चीज़ है, नेचुरल शुगर का ही फॉर्म है। उसको ब्राउन शुगर के नाम से बोलते हैं, नाम अलग-अलग है कई जगह, चीज़ वही है। तो ब्राउन शुगर डायबिटीज में ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, क्वांटिटी ओवर ना हो, बस हाँ। 1 चम्मच, 1 चम्मच से ज़्यादा ना हो आप 1 कप चाय में। अच्छा, गन्ने का तो जूस उसमें पुदीना नींबू मिला के, मतलब क्या हाँ, डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं? टाइप 2 डायबिटीज हाँ, 1 ले सकते गिलास हैं? बस, 1 गिलास ले 1 सकते हैं, इससे गिलास? ज़्यादा। क्वांटिटी अच्छा बढ़ाया अच्छा तो फिर पैरों में जलन स्टार्ट होगी, पैरों में दर्द स्टार्ट होगा। उसका अच्छा। इंडिकेशन वहीं से होता है कि पैरों में तुरंत सिम्पटम आएगा जब भी शुगर आपका एक्सेस बढ़ेगा। तो जो कुछ भी खाते हैं तो आप अपने पैरों की तरफ देखिए, अगर वो चीज़ खाने से पैरों में दर्द शुरू होता है या कहीं भी किसी भी तरह का थोड़ा चेंज आ रहा है दर्द के फॉर्म में, तो आप उसको तुरंत इमीडिएटली बंद कर दीजिए। अच्छा, चावल चावल खाना चाहिए या नहीं? चावल को मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता और मैं खुद भी नहीं खाता, क्योंकि जब भी मैं खाता अच्छा। हूँ मेरे पैरों में जलन बहुत तेज पड़ती है, फिर मैं उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे डोज डबल लेनी पड़ती है दवा की। अरे अभी अरे। जबकि मैं कोई डोज नहीं ले रहा हूँ, अच्छा। तो क्या फ़ायदा दवा लेके और खाना खाना, तो वो समझ में नहीं। अरे हमें खाना खाना है, दवा नहीं खानी है, इस दवा तरह का नहीं हमारा खानी। डाइट होना है। तो अच्छा। डाइट प्लान जो डॉक्टर साहब ने कहा, मिश्रा जी ने बहुत अच्छा कहा कि टाइम बनाइए, डाइट चार्ट बनाइए, उससे आपकी मैक्सिमम दवाएं तो वैसे ही बंद हो जाएंगी। अच्छा, गेहूं का आटा सिंपल, उसमें भी शुगर होता है ना? हाँ, वो कम है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ये अगर मैं मतलब आशीर्वाद खाते हैं तो उसमें मैदे वाला आटा है, वो हाईली अच्छा फाइबर वगैरह सब निकाल देते हैं, उसमें अच्छा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा देते हैं वो।
वो नहीं खाना है, प्रोसेस्ड आटे को नहीं खाना है। हमें जो नॉर्मल चक्की का आटा होता है वो लेने से कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैंने देखा था ग्लाइसेमिक इंडेक्स 42 के आसपास है। हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी खाने का 100 के अंडर में होना चाहिए। जितने भी फ्रूट जूस हैं उनका 50 के अंडर में है। और जो सिट्रिक एसिड है, आंवला है, मौसम्बी का जूस है, इनका तो 15 और 10 के आसपास है। आम का अगर देखेंगे तो आपको 25-30 के आसपास मिल जाएगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये इसलिए कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर 1-1.5 किलो खा लेंगे आम तब दिक्कत करेगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाता है। 15 से मल्टीप्लाई करिए अगर 100 का, तो वो 1500 है ना, हो गया उसका। तो इस तरीके से आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स में क्वांटिटी ऑफ फूड लिमिटेड करनी है, प्रोहिबिट नहीं करनी है, मना नहीं करना है, लिमिटेड करनी है, एक्सेस नहीं करनी। तो ये हम लोग पतंजलि का आटा लेते हैं, पतंजलि का गेहूं आटा, बाजरा, जौ मिक्स सब मिला के लेते हैं, मकई, तो ये सब। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स टोटल आता है 147 के आसपास, जो ये आप मिक्स ले रहे हैं। हाँ। तो ये ध्यान रखिए कि आटा, नॉर्मल आटा ज़्यादा बेहतर है ये मिक्स आटे से। अच्छा। हाँ। और डॉक्टर साहब एक फंडा और है, एक रफ एंड टफ का, जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए, सो दैट की बॉडी आपको उसको एक्सेप्ट करता रहे। एकदम हार्ड एंड फास्ट रहने से फिर बॉडी उसी में अपने को ढाल लेता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। थैंक यू जी। अमिताभ जी, डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आजकल स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो स्टूडेंट्स के ऊपर एक आयुर्वेद एज ए होल, एज ए फूड उनको क्या लेना चाहिए, ताकि मॉर्निंग से लेके रात तक बहुत बढ़िया सवाल पूछा। स्ट्रेस भी होता है और कई चीजें प्रॉब्लम्स होती हैं, पेरेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम है, तो एक वार्ता कराइए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। हाँ, नहीं, मैं बहुत बढ़िया लेक्चर आपने टॉपिक दिया, इस पे मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था। और ख़ास करके बच्चे तो बेचारे हो गए, बेसहारा हो गए हैं। उनके लिए ना कोई डाइट प्लान है, ना उनके लिए टेकिंग केयर है। मदर फादर को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए कोई तैयारी नहीं है। स्ट्रेस इतना है, कंटेंट इतना बल्कि है, उनको प्रेशर है, पढ़ना है, अचीवमेंट लाना है, उनके चश्मे चढ़े जा रहे हैं। तो पहला रिकमेंडेड है कि उनको रोटी और घी किसी भी सब्जी के साथ डेली देना शुरू करें। लेक्चर तो मैं दूंगा ही इस पे डिटेल। मीट ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें बच्चों को। मीट में अगर कुछ खिलाना है, बहुत मन कर रहा है तो फिश का खिला सकते हैं, वो भी बहुत अगर मन कर रहा है तो। अदरवाइज आपका वेजिटेरियन डाइट उनको प्रेफर कराइए। वेजिटेरियन डाइट से उनका वात पित्त दोष त्रिदोष जो है कभी भी उभरेगा नहीं। जब भी त्रिदोष उभरेगा उनको या तो माइग्रेन होगा, या तो उनकी आंखें खराब होने लगेगी, उनका पावर बढ़ेगा, उनको सिर दर्द नहीं होगा, उनको भूलने की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट डायबिटीज या क्रोनिक डिजीज कोई नहीं उभरता। उनको इस डिजीज आनी शुरू हो गई तो हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, अगर बच्चे से जाके मना करने शांत नहीं हो रहा है, ये उसको प्रॉब्लम आ चुकी है आपको एडीएचडी की। सबसे बड़ा साधन है दूध शाम को मिला के दीजिए हल्दी के साथ, वो के तीनों दोष को शांत करेगा और एडीएचडी की प्रॉब्लम को भी दूर ऊंचा नहीं करके नीचे ही करके देगा, टी में सटा के देगा। नहा सकते हैं अभी सर नहा सकते, अभी मैं जा रहा था बोलने के। अच्छा, अभी अब हम चाहेंगे कि हमारे प्रसाद साहब, हमारे चंद्रेश्वर खान साहब आज एक मीटिंग में फंस गए थे, तो हमारे बुजुर्ग, हमारे गार्जियन प्रसाद साहब की अमृतवाणी क्लोजिंग में हम लोग सुनना चाहेंगे और उनके आशीर्वाद वचन से फिर शाम को हम लोग मिलेंगे। शाम को रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बायोलॉजिकल सोसाइटी इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन एंड स्टूडेंट्स, ये सुनेंगे 7 बजे शाम को। और अभी प्रसाद साहब का आशीर्वाद वचन। प्रसाद साहब, विनय शुक्ला जी कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। विनय शुक्ला जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब रिकॉर्डिंग बना रहे हैं। विनय शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हम सब ग्रुप के मेंबर आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, आप बने रहिए। प्रसाद साहब की अमृत बानी। प्रसाद साहब, हाँ प्रसाद साहब। हेलो। हाँ सर। डॉक्टर साहब को मेरा सबों के तरफ से हृदय से अभिवादन, आभार और क्या कहूँ, आशीर्वाद उम्र के हिसाब से हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा आप हम लोग सबको एक तरह से हम लोगों के जीवन के पाठ बन गए हैं। पहले भी आपको सुना है, आज भी जब सुनते हैं तो मन नहीं करता है कोई एक सेकंड के लिए भी हम लोगों को कोई डिस्टर्बेंस आ जाए। तो मैं क्या कहूँ, इतना ही कह सकता हूँ कि ये हम लोग की एक तरह से कमजोरी ना कहिए, कावर्डिस है कि एक बार अगर इंसुलिन का इस्तेमाल करने लगे तो हिम्मत नहीं होती है कि ऑल्टरनेट मेडिसिन जो आयुर्वेद में आप लोगों ने इतने परिश्रम से इतना काम हो रहा है आयुर्वेद के लिए, हमारे देश का, हमारे लोगों का इतना नाम है, हजारों वर्ष से हम लोग इस विद्या को बढ़ा रहे हैं आगे। लेकिन एक बार जब एलोपैथिक डॉक्टर के साथ हम लोग लग जाते हैं, उनकी दवा चालू हो जाती है, और जैसा अभी डॉक्टर मिश्रा ने कहा, बिल्कुल ठीक ही कहा कि आपके मन की बात नहीं है, वो डॉक्टर जो कहता है उसी को करना है। तो इस एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि पूछूं, लेकिन ये जानता हूं कि हमारे प्रश्न का जवाब क्या होगा, वो पहले से जानते हुए भी मन करता है पूछें। क्या दोनों सिस्टम को एक साथ चलाएं? ये ठीक है कि इंसुलिन और मेटफॉर्मिन का जो प्रोपोर्शन है वो वही केवल एडजस्ट होता है शुगर बढ़ने पर या कम होने पर, और हम उसके साथ लगे हुए हैं, बरसों से लगे हुए हैं। जब रिवर्सिबल पॉसिबिलिटीज सामने आती हैं तो मन करता है कि छोड़ दे सब कुछ, लेकिन तब याद आता है कि थोड़ा सा कभी 1-2-4 यूनिट कम हो जाता है कभी, तो उससे तुरंत शुगर बढ़ जाता है। तो एकदम ऐसे बंधे हुए हैं एक रूटीन से, तो बदल नहीं पाते हैं, आपके सिस्टम में जा नहीं पाते हैं। अभी आपने एक तस्वीर दिखाई, वो जो दवा है, मैंने ली है दवा और उसको रखा हुआ, जिम्ना समथिंग रखा हुआ है, रखे वो एक्सपायर हो गया उसका, लेकिन मैंने लिया नहीं, इसलिए कि डर लगा। 20 यूनिट डायबिट, 3 बार मेटफॉर्मिन, 2 बार इंसुलिन, इसको छोड़ करके बदल जाए, पता नहीं क्या होगा, एक बैग नीचे चला जाएगा तो कैसे कंट्रोल होगा। फिर हम अपने एलोपैथिक डॉक्टर के पास क्या कहने जाएंगे, उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे कि हमने एक्सपेरिमेंट किया एक आयुर्वेद डॉक्टर के साथ, तो वो कहेंगे ठीक है जाओ, उन्हीं के साथ जाओ। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं। तो ये जो हम लोगों की एक मजबूरी है,
इसको तो केवल मैं प्रकट ही कर रहा हूँ। मैं नहीं सोचता हूँ कि आप इसका जवाब दें, मैं आपसे जवाब उम्मीद कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये ठीक है, जितने भी चीज़ें आपने बताई है आज, वो सब, चाहे वो पहला ये जो पंचामृत चाय वाली बात, या उसके पहले टुकड़ा, करेला, दालचीनी, मेथी, ये सब तो हमारे घर में मौजूद है। और ये तो कोई दवा नहीं है, ये तो भोजन का एक 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 नया नया रेसिपी है। तो इस रेसिपी को लेंगे और हम बिल्कुल हमें विश्वास है कि इसका फ़ायदा ज़रूर होगा आपको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आपको आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। आप बढ़े आगे। कुछ यंग लोग जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़रूर एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारी उम्र बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद हम ना कर पाए, बदल नहीं पाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत लोग आयुर्वेद की तरफ अब जा रहे हैं, और ये सब कोई जानता है। हालांकि देखिए, एलोपैथिक डॉक्टर मिश्रा पूरा नहीं मानेंगे। एक बार एक जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो कहे कि हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं सब आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लेते हैं, और जब बहुत ख़राब हो जाता है तो हमारे पास आते हैं। अब ये क्या सच है क्या नहीं है पता नहीं है, लेकिन ये एक विडंबना है ज़रूर कि शुरुआत ज़रूर हमको करनी चाहिए आयुर्वेद से। और अब वो तब संभव हो सकता है जबकि मर्ज के शुरुआत में हम डॉक्टर की खोज करें। ज़्यादातर होता है कि मर्ज जब आगे बढ़ जाता है तो हमको परफोर्स जाना पड़ता है एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास, और एक बार गए तो उनके पास लग जाते हैं। फिर भी आज बहुत अच्छे अच्छे सलाह मिले। डॉक्टर हमारे नागेश जी तो बहुत सुंदर प्रवचन देते हैं और अनुभवी हैं, स्पिरिचुअल अप्रोच है उनका भी बहुत बहुत आभार है कि वो लगे रहते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम लोग को सुनने को मिलती है। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर भट्ट, आप सब लोगों का बहुत बहुत आपकी महानता है कि आप लोग बिल्कुल बिना किसी स्ट्रिंग्स के, बिना किसी कोई भी कुछ हमसे ना चाहते हुए बिल्कुल सबके लिए आप बिल्कुल फ्री एडवाइस देते हैं। कितनी बड़ी बात है। आज की दुनिया में ये एडवाइस सोच ही नहीं सकता है व्यक्ति कि टेलीफोन उठाए ऑनलाइन वेबिनार में फ्री, और इतनी सारी सभी लोग अपने अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेते हैं और सबको बहुत सुंदर और लाभदायक जवाब मिल जाता है। तो डॉक्टर भट्ट बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग सब आभारी हैं आपके, और अमिताभ जी को खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत दिन बाहर था, कुछ 1-2 महीने बाहर था, नहीं आ सका, तो अमिताभ जी का फ़ोन आया था, नहीं आया। अब हम फिर जुड़ गए हैं। अब हम नहीं सोचते हैं कि हम आप लोगों से कभी अलग हो गए। हर रोज़ आपका इंतज़ार करते हैं, हर रोज़ नहीं, हर सैटरडे संडे को। तो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर, आपका आशीर्वाद भी मिला भट्ट साहब को, हम सभी को, ये भी बहुत बड़ी बात है। और भट्ट साहब को तो कितना भी धन्यवाद दें। भट्ट साहब, मिश्रा जी, बदामी साहब, ये लोग इतने बड़े बड़े डॉक्टर होकर के हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, हम लोगों के जीवन को बढ़ाने का उपाय बताते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने कहा।
भगवान इनकी उम्र को 10 गुना 100 गुना बढ़ा दें, 100 गुना बढ़ा दें और ये हमारे दुनिया के काम आते रहें। भगवान इन लोगों को खूब बरकत दें, ये हम लोगों की प्रार्थना है। और शाम को डॉक्टर साहब जरूर आइएगा और 7 बजे हम लोग सुनेंगे बायोलॉजिकल सोसाइटी किस तरह से बच्चों की उन्नति में और देश की उन्नति में सहायता कर रहे हैं। उसमें बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, 2 स्पीकर हैं, डॉक्टर स्वर्णजीत सिंह और डॉक्टर देशमुख फ्रॉम महाराष्ट्र और चंडीगढ़। तो हम लोग रात को फिर सुनेंगे। कल का प्रोग्राम भट्ट साहब की व्यस्तता की वजह से आज किया गया। जोशी जी को नमस्कार, विनय जी को नमस्कार, प्रसाद साहब को चरण स्पर्श। और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि हम हमेशा लगे रहेंगे, तो हम भी उनके साथ हम लोग जुड़ेंगे, ये हम लोग का सौभाग्य है। भगवान उनकी भी उम्र को बढ़ाएं, उनको स्वस्थ रखें। इसी के साथ सभी को प्रणाम 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 प्रणाम। हम लोग फिर मिलेंगे। आप सभी को सादर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम। जोशी हाँ।